हेलो। हेलो।
तो डीबीपी दे रखा है शायद मैंने आज तो, है ना? हाँ निकालो, डीबीपी नंबर 23rd। तो आंसर लिखो पहले। डीपीपी नंबर 23rd में फर्स्ट का आंसर है, फर्स्ट का आंसर ए बी सी डी। फर्स्ट का आंसर ए बी सी डी। सेकंड का आंसर है बी एंड डी। सेकंड का आंसर बी एंड डी। थर्ड का आंसर है ए एंड सी। ये हमारे एओडी की शीट का पहला सवाल है, एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 का पहला सवाल यही था एओडी की शीट के अंदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर ए एंड सी, फोर का आंसर सी एंड डी। ये पहले भी आया होगा 11th क्लास के डीबीपी के अंदर। फिफ्थ का आंसर है, दे रखा है आपको शायद साथ, ऐसा सवाल मैंने कराया था एक जो जेई में आया था, उससे मिलता जुलता है। सिक्स का आंसर भी शायद हमें दे रखा है। सेवन का आंसर है डी और एट का आंसर है बी। सेवन का आंसर डी और एट का आंसर बी। तो फर्स्ट पर आ गए अपन। फर्स्ट में को डाउट हो, वो तो दे रखा है कि भाई ये गलत डिफरेंशिएट कर दिया उन्होंने। सही तरीका तो हम जानते ही हैं, तो सही तरीके से डिफरेंशिएट करूंगा तो करेक्ट आएगा ही आएगा। लेकिन अगर ये गलत तरीका लगाया तो भी आंसर क्या आ गया, सही आ। यानी सही तरीका जो फॉर्मूला है, सही फॉर्मूला और ये गलत फॉर्मूला दोनों क्या है, सेम है, इसका मतलब है ना? तो उनको इक्वेट कर दो आप, तो उससे बेसिकली आ जाता है हमारे पास। हाँ बेसिकली आ जाता है जी एक्स इंटू जी एक्स इंटू एफ डेस एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डेस एक्स बराबर जीरो आ जाता है। ये जीरो आ जाता है। और ये जीरो आने का मतलब, वो जो एफ एक्स अपॉन जी एक्स है उसका डेरिवेटिव क्या हो गया, जीरो हो गया ना। यानी इसका मतलब है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, दिस इज जीरो। ये जीरो आ गया ना। इसका मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है, यानी ये फंक्शन क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। दिस फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन। क्लास लेट छुट्टी थी आज, मैं तो 10 मिनट का मार्जिन रख के आया हूँ। मैं तो ऊपर बैठा रहता हूँ 10 मिनट का इंतजार करने के लिए कि भाई आपकी क्लास, मैं मान के चलता हूँ क्लास 6:30 बजे छूटेगी, हर फैकल्टी ब्रेक खाएगी, ये मान के चलता हूँ मैं। 6:15 क्लास छूटने का टाइम होता है, मैं मान के चलता हूँ 6:25 या 6:30 पे क्लास छूटेगी। उसके बाद 10 मिनट का मार्जिन रख कर आता हूँ मैं तो ना, और 10 मिनट का मार्जिन रख के आया हूँ मैं तो ना। तो फर्स्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से ना, मतलब इसमें ऑल आर ऑप्शंस आर करेक्ट, क्योंकि वो डेरिवेटिव जीरो आ गया तो वो फंक्शन कांस्टेंट हो गया, कैपिटल एफ कांस्टेंट हो गया मतलब है ना। तो उससे फिर जो है चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। सेकंड में को डाउट हो, सेकंड में जीरो आ जाती है वैल्यू, मतलब दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई जेड। तो उसमें भी यही है कि जैसे हो सकता है अलग अलग ऑब्जर्वेशन हो, तो जैसे इसमें निकालने के लिए जो थर्ड कॉलम हमारे पास है उसको पहले जेड से मल्टीप्लाई कर दो आप। थर्ड कॉलम को पहले जेड से मल्टीप्लाई कर दो, यानी मैं अप्लाई कर रहा हूँ C3 गोस टू जेड इंटू C3। लेकिन ऐसा कर देने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जेड से मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना? वो इंटेंशनली कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ बताऊंगा अभी आपको। तो ये मैंने 1/z कर दिया हाथों हाथ। थर्ड कॉलम को मैं जेड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो थर्ड कॉलम को जैसे ही मैंने जेड से मल्टीप्लाई किया, थर्ड कॉलम के अंदर कितना आ गया, माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन जेड हो गया है। फिर थर्ड कॉलम को मैंने जेड से मल्टीप्लाई किया है, तो ये जेड बाई एक्स हो जाएगा। फिर थर्ड कॉलम को मैंने जेड से मल्टीप्लाई किया है, तो माइनस वाई इंटू एक्स प्लस क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई, और अपॉन कितना आ गया, एक्स इंटू जेड आ गया। ये बाकी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में कोई चेंज नहीं किया मैंने। अब हम देख रहे हैं यहाँ 1/z है, यहाँ भी 1/z है, तो फर्स्ट कॉलम को एक्स से मल्टीप्लाई करो, सेकंड कॉलम को वाई से, और थर्ड कॉलम में जोड़ दो, तो उससे ये जीरो हो जाएगा। और ये क्या है, तीनों जीरो हो जाएंगे। मैंने एक ही पे ध्यान दिया कि ये जीरो हो जाए, तो उसके लिए पहले यहाँ 1/z था, यहाँ 1/z था, लेकिन यहाँ जेड स्क्वायर था, तो पहले जेड से मल्टीप्लाई किया ताकि ये ऐसा बन गया। अब यहाँ 1/z है, तो इस फर्स्ट कॉलम को मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ 1/z है, इसको मैं वाई से मल्टीप्लाई करूंगा और दोनों को मैं जोड़ दूंगा, तो ये एक क्या है, तीनों जीरो आ गए, तो वैल्यू जीरो हो गई ना। यानी ये अप्लाई करने के बाद मैंने लिख दिया 1/z। अब ये डिटर्मिनेंट जो लिखा हुआ है इसमें अप्लाई कर रहा हूँ मैं, C3 गोस टू C3 प्लस एक्स टाइम्स ऑफ C1 एन प्लस वाई टाइम्स ऑफ C2। ये अप्लाई, और ये कर सकते हैं, ये समझा ही रखा है मैंने आपको। तो ऐसा कर देने से यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ भी जीरो आ जाएगा, और यहाँ भी जीरो आ जाएगा, तो वैल्यू जीरो आ जाएगी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई जेड। थर्ड में को डाउट हो, थर्ड हो गया। ये फंक्शन में भी किया था हमने सवाल, मेनी वन फंक्शन होता है, एओडी का फर्स्ट सवाल भी है,
है ना, और उसमें जो है डायग्राम बना लो, बस आप उसका डायग्राम बना लेंगे। इवन फंक्शन है देखो आप, और जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो जब x पॉजिटिव आएगा तो इसका डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव आ जाएगा ना। हो गया बताना है ना। और डायग्राम इसका ऐसा बन जाएगा, इवन फंक्शन है, ध्यान से देखेंगे हम, और अगर x 0 से बड़ा है तो इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा। फिर उन्होंने एक ऑप्शन में लिमिट भी पूछ रखी है, क्योंकि 0 के बाद डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो हमेशा इंक्रीज करेगा भाई। इंक्रीज करके कहाँ जाएगा, तो हमारी आदत होती है लिमिट निकालना। तो x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पे लिमिट निकाली तो इन्फिनिटी पे अप्रोच कर गया ना। और सिंस इवन फंक्शन है तो डायग्राम ऐसा बन जाएगा, एंड दिस इज -1, ये -1 हो जाएगा। तो बाद अब बाकी सारे ऑप्शन चेक हो जाएंगे इसमें। इसके बाद 4 में को डाउट हो, 4 के बाद 5 में को डाउट हो। 5 में अगेन ऐसे सवाल पहले भी आया है, आते रहते हैं और फिर आ सकता है ना। तो हमें बेसिकली हम जब हमें दिखाना होता है कि किसी फंक्शन का या f(x) बराबर 0 का किसी गिवन ओपन इंटरवल में कम से कम एक रूट है, ये अगर हमें दिखाना हो तो हम दो तरीके फॉलो करते हैं। या तो मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हैं, या हम देखते हैं कि भाई रॉल्स थ्योरम लगाते हैं। लेकिन रॉल्स थ्योरम से हम f(x) बराबर 0 के बारे में कमेंट कर पाते हैं। f(x) बराबर 0 का किसी ओपन इंटरवल में कम से कम एक रूट होगा, ये हम तब बोल सकते हैं जब वो जिसका f' है, वो जो फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने पर वो f' आएगा, वो फंक्शन रॉल्स थ्योरम के तीनों रेस्ट्रिक्शन फॉलो करना चाहिए ना। तो जब भी किसी इक्वेशन का किसी ओपन इंटरवल में कम से कम एक रूट दिखाना हो तो दो तरीके हैं, या तो मीन वैल्यू थ्योरम लगाओ आप। मीन वैल्यू थ्योरम में क्या देखना होता है, मीन वैल्यू थ्योरम में देखना होता है कि फंक्शन उस इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए और दोनों बाउंड्री पॉइंट पर वैल्यू क्या आनी चाहिए, अपोजिट साइन क्या आनी चाहिए। या तो इससे काम चल जाता है, या इससे काम नहीं चले तो फिर आप रोल्स थ्योरम लगाने के बारे में सोचो। तो जिस इक्वेशन की बात कर रहे हैं उसमें जो एक्सप्रेशन है वो किसको डिफरेंशिएट करने पर आएगा, किसको डिफरेंशिएट करने पर वो आएगा, वो फंक्शन हमें सोचना पड़ता है। तो हमें यहाँ ये सोचना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये किसको डिफरेंशिएट करने पर आएगा। तो ये डिफरेंशिएट करने पर आएगा x इंटू एफ एक्स इंटू f(x), इसको डिफरेंशिएट करने पर आएगा। क्योंकि एक बार x एज सच है, इसको डिफरेंशिएट करो तो फर्स्ट सेकंड टर्म आ जाएगी। अब ये मेंटेन रहेगा तो x को डिफरेंशिएट करने पर 1 आ जाएगा। मतलब वो सोचना ही होता है हमें, देखो ना। और धीरे धीरे वो हम कोशिश करते हैं, मन से तो आता है, ऐसी बात नहीं है ना, सब सीख पाते हैं। तो ये हमने फंक्शन लिया, तो ये फंक्शन को मैंने मान लिया 5x। अब हमें सिंपली क्या दिखाना है कि 5x बराबर 0 के उस 0 से 4 में कितने रूट हैं, ये मुझे दिखाना है ना। क्योंकि हम जानते हैं भाई 5x तो हमने मान लिया और इसको डिफरेंशिएट करने पर वो आ जाएगा। तो मुझे इस इक्वेशन के रूट के बारे में कमेंट करना है कि 5x बराबर 0 के उस इंटरवल के अंदर कम से कम कितने रूट हैं, ये मुझे दिखाना है। तो इसके लिए हम रोल्स थ्योरम लगाएंगे ना। हमें ये दिया हुआ है कि भाई f(x) डिफरेंशिएबल है फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू r, और वो कंडीशन दे रखी है मैंने। तो हम देख रहे हैं भाई इसके रूट निकाल लो, क्योंकि रोल्स थ्योरम से हम किसी, अगर मान लो इस इक्वेशन के बारे में कमेंट करना है तो हम बोलते हैं अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इफ 5x इज डिफरेंशिएबल, तो 5x बराबर 0 के किन्हीं भी दो रूट के बीच में डेरिवेटिव का क्या आता है, कम से कम एक रूट आता है ना। पूरा रोल्स थ्योरम बोल दिया मतलब मैंने ना। 5x बराबर 0 के किन्हीं दो रूट के बीच में इसके डेरिवेटिव का कम से कम एक रूट आता है ना। क्योंकि रूट का मतलब उन पर फंक्शन की वैल्यू बराबर है, और वो डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होगा ना। सब मैंने लिखा रखा है आपको ना। तो हमें देखना है इसके रूट निकाल लो भाई, एक्स के किन किन वैल्यू पर 0 हो रहा है, और जहां 0 हो रहा है बस उससे इंटरवल बना लेंगे हम, और फिर हम रोज फॉर्म लगा देंगे इंटरवल। अब ये 0 कब हो सकता है, जब या तो ये 0 हो, तो ये तो क्लियर कट 0 कहाँ होगा, ये तो x बराबर 0 पर 0 हो जाएगा ना। अब देखना है कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे ये कम से कम कितनी बार 0 हो सकता है, और ये कम से कम कितनी बार 0 हो सकता है। और जहां ये 0 होगा ना उनसे इंटरवल बना के रोज थ्योरम लगा के पता लगा लेंगे कि f(x) 0 कहाँ होगा। मतलब डायग्राम बना लो इसका f(x) का ना। तो f(x) का डायग्राम बना रहा हूं मैं, तो हमें 0 पर दे रखा है, 0 पर कितना दे रखा है, 0 पर, 2 पर और 4 पर, 3 दे रखा है। तो ये 3 मैंने मार्क कर दिया, तो 0 पर इसके लिए 3 आ जाएगी, 2 पर इसके लिए 3 आ जाएगी, और 4 पर इसके लिए कितनी आ गई, 3 आ गई ना। अब 0 से 4 के बीच में सोचना है बस अपने को। यहाँ तो हमने मार्क कर दिया, 0 पर 3 आ रहा है, 2 पर 3 आ रहा है, 4 पर 3 आ रहा है। अब 1 पर कितना आ रहा है, -2, 3 पर कितना आ रहा है, -2। मतलब बाकी से मतलब नहीं, क्योंकि हमें 0 से 4 ही देखना है ना। मतलब हमें देख रहे हैं वो डिफरेंशिएबल है, मतलब स्मूथ ग्राफ बनेगा, और हमें कम से कम रूट की बात कर रहे हैं, तो कम से कम ऐसा तो ग्राफ बनेगा भैया, कम से कम ग्राफ ऐसा बनेगा। तो पहले हमने देखा भाई x 0 कहाँ होगा, 0 पर होगा। अब f(x) 0 कहाँ हो सकता है, f(x) का ग्राफ x एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, अल्फा पर, बीटा पर, गामा पर और डेल्टा पर। ये चार रूट यहां से आ गए f(x) के हमारे पास। तो एक हमने अल्फा बना दिया, एक हमने बीटा लिख दिया, एक हमने गामा बना दिया, और एक हमने डेल्टा बना दिया। ये चार जगह जो है वो अगेन 5x 0 आ जाए। ये 0 अलग है, अल्फा अलग है, बीटा अलग है, गामा अलग है, डेल्टा अलग है। ऐसा नहीं कि एक ही नंबर को बार बार रख रहा हूं, ऐसा भी नहीं है ना।
अब हम देखते हैं भाई अल्फा पर एफ एक्स क्या है, 0 है, बीटा पर भी एफ एक्स क्या है, तो अल्फा से बीटा के बीच में डेरिवेटिव कम से कम एक बार 0 होगा, क्योंकि अल्फा से बीटा का मैंने इंटरवल ले लिया और एफ एक्स में क्या लगा दिया, रोल्स थ्योरम लगा दिया मैंने। नहीं आ रहा समझ, ऐसे सवाल कराया था मैंने क्लास में, आप देखना है ना। तो अब वो पहले वो आया था, तो ये अभी आ सकता है ना। तो अल्फा से बीटा के बीच में कोई एक अल्फा 1 आ गया, जहां डेरिवेटिव क्या है, 0 है, ये डेरिवेटिव का रूट आ गया। फिर बीटा से गामा के बीच में अब की बार बीटा 1 मान लिया मैंने, क्योंकि बीटा पर भी एफ एक्स 0 है, गामा पर भी 0 है, ये डिफरेंशियबल है, तो ओपन इंटरवल में डिफरेंशियबल होगा, क्लोज में कंटिन्यूस होगा, बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू बराबर आ रही। और इसके बीच में मैंने मान लिया बीटा 1 के बाद गामा 1 मान लिया। तो कितने जगह कम से कम 0 आएगा, ये 8 जगह 0 आ गया शायद ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जगह, इसके 8 रूट है कम से कम मेरे पास। ज्यादा भी हो सकते हैं ना, वो तो घूम के ज्यादा भी आ सकता है ना, ये कम से कम 8 जगह तो 0 होगा ही होगा। जो जानकारी आपने दे रखी है उससे कम से कम 8 जगह 0 होगा। अब हम देख रहे हैं भाई इसकी 0 पर वैल्यू 0, इस फंक्शन की मतलब फाइव की वैल्यू 0 पर 0 आएगी, अल्फा पर 0 आएगी, अल्फा 1 पर 0 आएगी, बीटा 1 पर 0 आएगी, बीटा 1 पर 0। अब इन 8 से कितने बना लो, 7 इंटरवल बना लो बस आप। इन 8 से बना लो 7 इंटरवल, यानी ये फंक्शन ले लो और एक बार इंटरवल ले लो आप 0 से अल्फा। तो 0 से अल्फा के बीच में कम से कम एक बार वो 0 हो जाएगा। बैटरी डाउन हो गई इसकी, मैं चेंज करा के आता हूँ। अभी बस हो जाएगा, वरना 8 से 7 इंटरवल बन जाएंगे और वो 7 बार कम से कम जो है ये 0 आ जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए। 6 में कोई डाउट हो, मतलब उसमें ए बी नहीं आना चाहिए ना, ए बी के बाद बी नहीं आना चाहिए, बी के बाद सी नहीं आना चाहिए और सी के बाद ए नहीं आना चाहिए ना, बताना है करके। इसके बाद 6 7 7 में कोई डाउट हो, 7 में कोई डाउट, सवाल समझ में आ गया ना। एक बॉल निकाल रहे हो तो जो बॉल बाहर आएगी वो तो अंदर जाएगी, और उसके अलावा एक बॉल और जाएगी डिफरेंट कलर की, लेकिन वो डिफरेंट कलर इन तीनों में से कोई एक होगा। जैसे रेड बॉल आई तो रेड तो वापस अंदर गई, उसके साथ या तो ब्लू जाएगी या उसके साथ व्हाइट जाएगी। हो गया। 7 के बाद 8 में को डाउट हो, 8 में को डाउट हो गए दोनों। चलो आगे चलते हैं ना, इनडेफिनेट की शीट पर आ गए ना। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, पार्ट 1 में को डाउट हो, कौन सा दिया था मैंने पार्ट 1 में, E1, E1 का कौन सा, E1 का फिफ्थ, पार्ट 1 में E1 के D1, हाँ D1 के किसी पार्ट में डाउट हो, D1 का फिफ्थ दिया था, हो गया फिफ्थ, उसको मैनिपुलेट कर लो बस आप, मैनिपुलेट करना है। दोबारा भी सवाल है हमारे, ये दोबारा फिर आ जाएगा हमारी शीट में, तो बताना है इसको। मतलब उसमें नीचे एक्स स्क्वायर, नीचे से एक्स कॉमन ले लो शायद मेरे हिसाब से ना, तो एक्स कॉमन आ जाता है, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाता है ना। और ऊपर क्या आएगा हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 1 है, तो या तो पार्शियल फ्रैक्शन करो आप, तो हालांकि ऊपर और नीचे की डिग्री क्या है, ऊपर एक्स क्यूब लिखा हुआ है ना, तो ऊपर नीचे की डिग्री सेम है, तो डिवाइड वगैरह कर दो आप, है ना। या फिर हम चाहें तो ऐसे बनाने की कोशिश कर सकते हैं, एक्स माइनस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको ऐसा लिख लो आप, पहले फैक्टराइज कर दो आप। अब इस एक्स माइनस 1 के साथ, क्योंकि नीचे हमारे पास ये है, तो एक्स माइनस 1 के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लो आप, जैसे ये एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो अब आ जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 1।
ऐसे लिख लो उसको ना, पर उसी को मैनेज कर दो, जो लिखा हुआ है उसी को मैनेज कर दो, और नीचे लिख लो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, अलग अलग कर दो, इससे ये कट जाएगा, तो सिंपली x माइनस वन अपॉन एक्स आ जाएगा, और उसके बाद कितना आएगा, x से x कट जाएगा, तो वी गेट x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये तो वन माइनस वन बाई एक्स, ये x नीचे लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, तो टू से मल्टीप्लाई डायरेक्ट लॉग बन जाएगा, और एक बार टेन इनवर्स की फॉर्म बन जाएगी, तो कुछ एज्यूम नहीं करना पड़ा मतलब अपने को ना। इसके बाद नेक्स्ट D2 में को डाउट हो, D2 के बाद नेक्स्ट पार्ट टू के थ्री, पार्ट थ्री का क्वेश्चन नंबर थ्री, पार्ट थ्री का पार्ट थ्री का बी थ्री में को डाउट हो, पुट कर दिया हमने एक्स बराबर टेन थीटा। अब देखो इसमें पुट तो कर ही दिया हमने, इसमें एक तरीका और होता है जिसके मैं सवाल करवाऊंगा आपको बाद में ना, तो वो तरीका मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको वो हमें दिमाग में रखना पड़ेगा ना। से ये सिंपल लिखा हुआ था वन प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर थ्री बाई टू, ये जो भी लिखा था आई बराबर जो भी है वाई बराबर, तो इसमें एक तो हमने पुट कर दिया एक्स बराबर टेन थीटा, है ना, तो उससे टेन थीटा पुट करने से ऊपर सेक स्क्वायर थीटा आ गया, नीचे सेक क्यूब आ गया, तो सेक थीटा बचा नीचे, तो कॉस थीटा बन गया, उसको इंटीग्रेट कर दिया, आंसर थीटा में आया, उसको एक्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमें कांस्टेंट सी आएगा, उसी को निकालने के लिए दे रखा है कि एक्स बराबर जीरो पर वाई की वैल्यू जीरो आएगी, उससे सी निकल जाएगा, सी को रख देंगे ना, और फिर सी निकलने के बाद एक्स बराबर वन रख देंगे वाई निकालने। तो एक तो तरीका वो है पुट करने वाला। इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं, कई बार ऐसा करते हैं कि यहाँ से कोई अप्रोप्रिएट पावर बाहर निकालते हैं, ये भी एक तरीका होता है इंटीग्रेशन करने का ना, यहाँ से कोई पावर बाहर निकालो आप, मतलब वो एफर्ट है, ऐसा नहीं कि हर बार लगेगा, जैसे एक्स बराबर टेन थीटा हर बार थोड़ी पुट कर सकते हैं अपन, वो एक तरीका है सवाल करने के लिए, कई बार ऐसा भी करते हैं पुट कर दो टेन थीटा, ऐसे यहाँ से कुछ पावर बाहर निकालो, जैसे अब थ्री बाई टू है तो मैंने एक्स स्क्वायर ही बाहर निकाला, एक्स स्क्वायर बाहर कैसे आएगा, बाहर कैसे आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब होके बाहर आएगा, तो यहाँ कितना बचा, एक्स की पावर माइनस टू, यहाँ बचा वन, और थ्री बाई टू। अब देखो नीचे एक्स की पावर माइनस टू, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर माइनस टू, तो ये एक्स क्यूब ऊपर मिल जाएगा इसको ना, तो ये इससे फायदा होता है कई बार ना, तो ये आ गया एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन माइनस थ्री बाई टू, और ये तो ऊपर ले गए, इसको भी ऊपर ले जाओ, तो एक्स की पावर माइनस थ्री आ जाएगा। ना व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस, माइनस टू एक्स की पावर माइनस थ्री, तो माइनस टू मिस हो रहा है यहाँ पर, तो माइनस टू को क्रिएट कर लो यहाँ पर, तो ये माइनस टू आ जाएगा, बस एफ एक्स की पावर है एफ डेस एक्स लगा दो, पुट करने का टाइम बच गया इसमें ना। तो ये भी एक तरीका होता है, मैं सवाल कराऊंगा इसके आपको ना, पावर बाहर निकालो अप्रोप्रिएटली, उसको ऊपर ले जाओ, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बन जाता है मतलब है, या वो एफ एक्स की पावर एन इंटू एफ डेस एक्स वाला कंसेप्ट लग जाता है, मतलब इसमें व्हाट इज एन प्लस वन माइनस हाफ, तो माइनस हाफ से तो अंडरूट आ गया नीचे, और उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, माइनस टू से प्लस वन बन गया है, और वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स की पावर माइनस टू और प्लस वन प्लस सी, दिस इज द आंसर। तो ये एक्स ऊपर चला जाएगा, है ना, तो एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सी बराबर जीरो आ जाएगा, तो वन बाई रूट टू आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा, डी टू, सी टू में को डाउट हो, सी टू में को डाउट, सी टू में देखो ये एक इंटीग्रल आता है इसमें ना, ये इसमें जब आपने बाई पार्ट्स लगाया होगा तो इसमें ये एक इंटीग्रल आया होगा ना, ये अच्छा इंटीग्रल है, मतलब ये भी अपने आप में एक अच्छा सवाल है, ये इंटीग्रल आया होगा बीच में ना, जिसे आपने बाई पार्ट्स लगाया होगा ना, यूनिटी को मान लिया होगा इंटीग्रेबल आपने, तो और उसको मान लिया होगा डिफरेंशियल, तो ऐसा आ गया मतलब हमारे पास साइन ऑफ इंटीग्रल, नाउ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स, तो वन माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट एक्स को करेंगे तो टू इंटू अंडर रूट एक्स आ जाएगा, फिर यूनिटी को इंटीग्रेट करेंगे एक्स डी एक्स, इस वन बाई टू को तो बाहर निकाल लूंगा मैं, ये आ जाएगा देखो अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स। तो ये भी अच्छा खासा सवाल है जो इसमें बीच में हमें जरूरत पड़ रही है इसकी, है ना, तो इसमें क्या है समझ में आ गया ना, ये इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को इसको इंटीग्रेट करने की। अब इसमें यह है कि हमारे पास इसको इंटीग्रेट करने के तरीके अलग अलग हैं, या तो ऐसा है कि जैसे ऊपर अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है तो अंडर रूट एक्स को पुट कर दो टी के बराबर, मतलब इसमें डिफरेंट तरह से निकाल सकते हैं अपन, इसमें मतलब ये अच्छा इंटीग्रल इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको ना, ये अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है, ये भी अपने आप में एक अच्छा सवाल है, और इसको लिखा मैंने स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दो आप, बस अंडर रूट एक्स को पुट कर दो टी, और सवाल ऐसे फॉर्मेट में आ जाएगा कि आप इंटीग्रेट कर पाओगे, एक तरीका तो ये है, या पुट कर दो इसमें अंडर रूट एक्स बराबर साइन थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बराबर साइन थीटा, ताकि ऊपर साइन थीटा आ जाएगा, ये वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस थीटा थीटा आ जाएगा, और साइन थीटा से कॉस थीटा आ जाएगा, मतलब अल्टीमेटली साइन थीटा बचेगा, ये तरीका ये है ना, ये सेकंड तरीका है
कर तो लेंगे मेरे हिसाब से ना। थर्ड तरीका है कि रूट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, रूट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स को अंदर ले जाओ, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे जल्दी आंसर इससे आएगा, और ये लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक बन गया अभी, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। सबसे जल्दी आंसर इससे आएगा, मतलब क्योंकि इन सब में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, है ना, इसमें भी थोड़ा फॉर्मूला वो लंबा वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें सबसे जल्दी आंसर आएगा। तो बस अब इसमें लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक हम जानते ही हैं कि वो लीनियर को लिखने का तरीका चेंज करना पड़ता है। व्हाट इज डेरिवेटिव दिस, 1 माइनस 2x। हमें क्या चाहिए, लेकिन x चाहिए तो माइनस हाफ कर दो, लेकिन हमें सिर्फ x चाहिए तो प्लस हाफ कर दो उसमें से। तो ये ऐसा आ जाएगा बस, है ना, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। कर लेंगे ना, तो अपने आप में अच्छा इंटीग्रल है, मतलब ये भी है ना। और तीन तरह से कर लिया इसको हमने, ऐसा कर लिया, अंडर रूट एक्स को पुट कर दिया, अंडर रूट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, लीनियर रूट क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा दिया। और कौन सा है, कौन सा, डी टू। डी टू में को डाउट हो वो तो माइनस करते जाओ बस उसको, और क्या है ना, एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स माइनस टू कर दो, फिर जो बचेगा उनको फिर अलग अलग कर दो ना, कोई ए अपॉन बी अपॉन मानने की जरूरत नहीं है अपने को ना, है ना। इसके बाद नेक्स्ट E5, डी फाइव में को डाउट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एक्स टू का पार्ट टू, क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड में को डाउट हो, एक्स टू का पार्ट टू, सेकंड। थर्ड तो पहले कर चुके ना अपन, सेकंड में को डाउट हो, सेकंड में को डाउट हो, वो एफ एक्स कैसे निकाला, उसको टी मान लिया तो एफ एक्स आ गया वो। भाई हमें एफ एक्स निकालना है तो अंदर वाले को टी मान लो, तो एफ ऑफ टी आ गया, और एक्स को इन टर्म्स ऑफ टी निकाल लिया, तो शायद वो 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी आ गया, यानी एफ एक्स इजिकल टू आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स टू के पार्ट टू की बात कर रहे हैं ना हम, सेकंड की। तो हमें एफ एक्स निकालना पड़ेगा इंटीग्रेट करने के लिए, और एफ एक्स निकालने के लिए जो हमें गिवन है उसमें जो एफ के अंदर लिखा है उसको टी मान लो आप। जैसे सवाल तो किए ना फंक्शन में हमने, उसको टी मानने से वो एफ ऑफ टी बन गया, और एक्स को इन टर्म्स ऑफ टी निकाल लिया हमने, तो उससे एफ ऑफ टी आ गया, रख दो चाहो तो उसको इंटीग्रेट कर लो, हो जाएगा मेरे हिसाब से ना। नेक्स्ट इसके बाद पार्ट थ्री का क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में को डाउट हो, 9 में को डाउट, 9 में वो कंपोजिट फंक्शन निकाल लिए पहले हमने, और वो कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस 1 आ गया। अब इसमें जनरली तो ये बोलते हैं कि अगर ई की पावर एक्स नीचे हो तो ऊपर भी होना चाहिए, ये तो ऊपर ही है, तो क्या करें, इसमें कुछ कर नहीं सकते अपन, तो क्या करें, उसको टी स्क्वायर मान लो बस उसको ना, तो ई टू द पावर एक्स माइनस 1 बराबर टी स्क्वायर। तो ये ई टू द पावर एक्स डी एक्स इजिकल टू 2t dt आ जाएगा ये, और फिर ये कितना हो जाएगा, i इजिकल टू, ये कितना हो गया, दिस इज t, और व्हाट इज dx, dx इज 2t dt अपॉन e रेज टू पावर x, और व्हाट इज e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर x इज t स्क्वायर प्लस 1, तो ये t स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा ना, तो ये तो t हो गया। अब dx को लिख रहे हैं हम, तो दैट इज 2t अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 dt। अब ऊपर नीचे की डिग्री सेम है, तो प्लस 1 माइनस 1 कर दो बस इसमें, टू को बाहर निकाल लो, और टू को बाहर निकालने के बाद ऊपर क्या आ गया, टी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1। अब ऊपर नीचे की डिग्री सेम है, तो या तो डिवाइड करो या प्लस माइनस 1 कर दो, तो एक टी आ जाएगा और एक टेन इनवर्स की फॉर्म आ जाएगी, है ना। फिर कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर कर, और कौन सा है, 12, 12 में को डाउट हो, ये तो मैंने क्लास में भी कराया था इस तरह का, e की पावर साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, e की पावर साइन एक्स है ना, क्योंकि नीचे, क्योंकि अगर एक्सपोनेंशियल नीचे था वो ऊपर भी चाहिए अपने को मैंने x इंटू ई की पावर एक्स वाला करवाया था आपको, x इंटू ई की पावर एक्स वाला, तो बस इसमें x e की पावर साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो आप, तो यहाँ लिखा हुआ है ये x, फिर यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस ई रेस्ट टू पावर, हाँ वो x इंटू ई रेस्ट टू पावर साइन एक्स लिख दिया उसको मैंने, होल स्क्वायर, और वो ई रेस्ट टू पावर साइन एक्स से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर कितना हो गया, ई रेस्ट टू पावर साइन एक्स, और इंटू क्या लिखा है 1 प्लस एक्स कोस एक्स, ये सिस्टमेटिकली जमा दिया उसको मैंने। मैंने जो क्लास में कराया था उसमें ये x इंटू ई की पावर x था वो, या x इंटू ई की पावर साइन एक्स है, वो जेई में आया था काफी समय पहले, अभी दोबारा यह आ सकता है, बट इसको पुट कर दो टी, इसको टी पुट कर दो, तो ऊपर डी टी हो जाएगा, और ये टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, फिर पार्शियल फ्रैक्शन कर दो या थोड़ा वो अलग अलग करके निकाल लो उसको ना, हो जाएगा मेरे हिसाब से, है ना। एक्स इंटू ई रेस्ट टू पावर साइन एक्स को टी मान लेंगे हम, एक्स इंटू ई रेस्ट टू पावर साइन एक्स बराबर टी, तो ऊपर डी टी आ जाएगा और नीचे आ जाएगा, दिस इज इंटीग्रल ऑफ टी टी अपॉन टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसको अलग अलग कर लो, या तो फैक्टर करो टी 1 प्लस टी 1 माइनस टी, या इन्हीं को अलग अलग कर लो बस आप, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर को अलग कर लो,
और ये 1/t को अलग कर लो भाई। अगर ऐसे हो जाएंगे तो हम काम चला लेंगे अपना, ये आंसर आ जाएगा। बट अब क्या करो यहाँ पर, हम चाहते हैं कांस्टेंट आए, तो यहाँ टी लिख दो बस मेरे साहब से, है ना। आ जाएगा बस, ये ना ऊपर 1 आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, -2t, तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। में को डाउट हो मैथ दो कॉलम के अंदर, कौन से में डाउट है, ए वाले में डाउट, ये तो क्लास में कराया मैंने, क्लास नोट्स देखो अपने आप। भाई जो अपन कॉपी में लिख रहे हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो होती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट वो है, बाकी सब बेकार है दुनिया में जो अवेलेबल है। क्योंकि उसको लिखाने में हमने भी मेहनत की है, और उसको लिखने में आपने भी मेहनत की है ना। इसलिए क्लास में तो जो अपने कॉपी में लिखा हुआ है ना, वो एक एक चीज हमें याद आनी चाहिए ना। बच्चे का पहला जिम्मेदारी बच्चे की ये होनी चाहिए ना, तो उसको जो कॉपी में लिखाया जा रहा है, वो उसको एक एक सवाल आना चाहिए उसको ना। इनफैक्ट अगर इसको सिर्फ उतना भी आता होगा ना, तो भी वो खुश रहेगा, और वो अच्छा कर पाएगा मेरे हिसाब से शायद। क्योंकि इतना लिख चुके होते हैं अपन, अपन भूल ही जाते हैं कॉपी में क्या लिखा है। तो पहला सवाल क्लास नोट्स में कराया मैंने आपको ना। इसके बाद नेक्स्ट और कौन सा है, बस ये थे एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1। पहला सवाल, पहले मेरे को डाउट हो, अब उसमें क्या अजीब गरीब है, तो उसी को मान लो आप पुट, उसको पुट कर दिया sec x प्लस टेन एक्स बराबर टी रेस्ट पावर 2 पुट कर दिया हमने, टी स्क्वायर मान लिया उसको हमने, sec x प्लस टेन एक्स बराबर टी स्क्वायर, sec x प्लस टेन एक्स बराबर टी स्क्वायर, ताकि वो टी रेस्ट पावर 9/2 था, और अपने को कुछ दिख नहीं रहा है ना, और वो 11 9/2 में अंदर है, कुछ फ्री भी नहीं हो पाया, इसको टी स्क्वायर मान लिया बस हमने। बस अब धैर्य रखो आप, और पूरे सवाल को टी में लेके आ जाओ आप। तो उसके लिए हमें, ये तो टी रेस्ट पावर 9 बन गया नीचे जाके। अब मुझे क्या करना है, एक तो dx लाना है, और एक मुझे sec स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करना है। sec स्क्वायर एक्स मुझे चाहिए, तो हम ही जानते हैं अगर ये टी स्क्वायर के बराबर है, तो व्हाट इज sec x माइनस टेन एक्स, 1/t स्क्वायर, ये 1/t स्क्वायर बन जाएगा, 1/t स्क्वायर बन जाएगा, दिस इज 1/t स्क्वायर, है ना। अब हमें इसमें sec x चाहिए एक तो sec x निकालने के लिए इनको जोड़ दो, तो sec x इज इक्वल टू 1/2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। सही लिखा है ना मैंने, ये तो मैं sec x की जगह लिख दूंगा, ये मैं लिख दूंगा sec x प्लस टेन एक्स की जगह। अब मुझे dx और निकालना है, तो dx या तो यहां से निकाल लो इसको डिफरेंशिएट करके, या चाहो तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, sec x टेन एक्स एन प्लस sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और इजिकल टू 2t dt। अब हमें dx से तो कोई दिक्कत है नहीं, हमें ये कन्वर्ट करना है, तो यहां से क्या करो, sec x बाहर निकाल लो आप, sec x यहां से बाहर निकाल लो, एंड व्हाट वी गेट, sec x प्लस टेन एक्स dx इज इक्वल टू 2t dt। ये ऐसा आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें sec x भी हमारे पास है, sec x tan x भी हमारे पास है, तो उसको निकाल सकते हैं, therefore dx इज इक्वल टू, ऊपर क्या रहेगा, 2t dt रहेगा, और एक तो sec x नीचे आ गया हमारे पास, है ना। तो इसको लिख सकता हूं मैं 1/2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, और एक ही sec x tan x नीचे आएगा, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सब तैयार कर लिया हमने, बस अब वहां रखना है अपने को, रखते वक्त भी कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा, कोई टर्म मिस नहीं हो जाए ना, इनमें ये गड़बड़ होती है बस। भाई एक बार वो थोट आने के बाद भी सवाल गलत हो जाता है कई बार, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोई चीज मिस कर देते हैं अपन लिखने में ना। तो इसमें वो इसको आई मान लिया मैंने, तो sec स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हो गया, sec स्क्वायर एक्स का मतलब हो गया 1/4 टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो sec स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है ना। sec स्क्वायर एक्स को रख दिया हमने। अब नीचे कितना था, sec x प्लस टेन एक्स होल पावर 9/2, दैट विल बिकम t रेस्ट टू पावर 9। अब dx को कन्वर्ट करना है, तो dx इज 2t dt अपॉन 1/2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, और इंटू इंटू टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर गलत सही लिखा है ना मैंने, टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर आ गया, तो बस इससे हटा दो, ये इससे हट जाएगा, है ना। फिर ये हमारे पास जो है, ये ऊपर जाके 4 हो जाएगा, और इस 4 से ये हट जाएगा, सही है। और फिर एक इस टी से ये टी हट जाएगा, तो अब क्या बचा है ध्यान से देखेंगे अपन, इंटीग्रल दिस इज टी रेस्ट पावर 2 एन प्लस टी रेस्ट पावर -2, एक तो ये बचा हमारे पास, ऊपर बचा सिर्फ dt, और नीचे कितना आ जाएगा, टी टू द पावर 9 इंटू टी रेस्ट पावर 1, टी रेस्ट पावर 10 लिख देता हूं मैं ना। बस इसको अलग अलग कर दो और पावर फॉर्मूला लगा दो इसमें, इसको अलग अलग कर दो और पावर फॉर्मूला लगा दो, तो एक तो टी की पावर -8 आ गया, और एक टी की पावर -12 आ जाएगा ना, है ना।
तो टी की पावर 7 आ जाएगा और टी की पावर -11 आ जाएगा। हो जाएगा मेरे हिसाब से ना। इसके बाद एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में को डाउट हो। फर्स्ट के दो आंसर है मेरे हिसाब से, ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। हालांकि हमें एक टिक करके आना होता है, दूसरा सही भी हो तो वो उनकी टेंशन है, हमें तो एक टिक करके आना है सही वाला। ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। देखो आप वो स्क्वायर को मैं बाहर निकाल लूंगा ना, तो ए से सी आ जाएगा। ए एन कौन सा आंसर क्या दे रखा है पीछे, आंसर क्या है फोर्थ। अच्छा ए एन डी आर करेक्ट, ए एन डी आर करेक्ट, ए एन डी आर बोथ आर करेक्ट। डी आर है ना आंसर, तो निकाला होगा ना आपने आंसर। क्योंकि वो अगर मैं ए वाले के अंदर वो सेक स्क्वायर का स्क्वायर बाहर ले लूंगा ना, तो 1/2 हट जाएगा, और 1/2 हटते ही फिर वो डी आंसर आ जाएगा। एंगल भी दोनों में सेम है, सही बोल रहा हूँ शायद मैं। हो गया बताना इसको, हो गया है ना। एक्स स्क्वायर -1 को पुट कर दो टी के बराबर, तो बाहर वाला एक्स डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा दूंगा और कैलकुलेट कर लूंगा। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड में को डाउट हो, थर्ड के बाद 7 में को डाउट हो, बाई पार्ट्स लगा दो उसमें ना। -x² को टी मान के बाई पार्ट्स लगा दिए हमने, नहीं हुआ क्या? अरे बाई पार्ट्स लगा दिया ना हमने, -x² को टी मान के बाई पार्ट्स लगा दो बस आप। अब तो हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ तो अब तो हो जाएगा ना भाई। एक्स की पावर 5 है और ऊपर पावर में -x² है, तो x² को डिफरेंशिएट करते ही x आएगा। तो वो जो x है, x की पावर 5 का वो dt में चला गया, और जो x की पावर 4 आएगा उसको x² का स्क्वायर कर दूंगा ना, तो t² e की पावर t बन जाएगा वो, और बाई पार्ट्स लगा दूंगा उसमें ना, है ना। इसके बाद नेक्स्ट 9 में को डाउट हो, ये तो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला याद कर रखा है हमने, साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा। डायरेक्ट लिखा रहा है ना, 10a प्लस 10b अपॉन 10a माइनस 10b इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए माइनस बी। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, साइन कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर याद नहीं है तो फिर साइन कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो साइन कोस में कन्वर्ट करते हुए कितना आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा आ जाएगा। अब इसमें ये डिफरेंट डिफरेंट तरह से कर सकते हैं हम चाह रहे हैं भाई ऊपर वाला एंगल तो चलो समवॉट डिफरेंस में आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन नीचे वाला तो एक सिंगल एंगल मानना पड़ेगा आपको। तो या तो आप एक्स माइनस अल्फा को टी मानो, सवाल कर रहे हैं ना हमने सा, हमने किया साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए को टी मान लेते हैं, या उस एक्स को लिखने का तरीका चेंज कर देते हैं, या तो इसको टी मान लो आप, या जो ऊपर वाला एंगल है उसको ऐसे लिख लो, एक्स माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, ऐसे लिख लो उसको आप। या तो एक्स माइनस अल्फा को टी मान लो, या ऊपर वाले एंगल को ऐसे लिख दो आप। तो ये कितना आ गया, साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा। मतलब इसमें फॉर्मूला लगा दो, साइन ए कॉस बी, तो साइन तो कट गया, कितना बचा, कॉस 2 अल्फा बचा हमारे पास। अब आएगा कॉस ए साइन बी, तो अब क्या कटेगा, अब कॉस ए साइन बी, तो कॉट आ जाएगा ना, और साइन 2 अल्फा इंटू कॉट ऑफ एक्स माइनस अल्फा, सही है ना। ये ऐसा आ जाएगा बस, ये डी एक्स। पर अब इसको इंटीग्रेट कर ही सकते हैं हम। तो ये इंटीग्रेट करने पर कितना है, मतलब ये भी वो क्लास में जो करते हैं वैसे सवाल है बस। तो इसमें ये cos 2 अल्फा तो कांस्टेंट है, व्हाट वी गेट x इंटू cos 2 अल्फा, फिर ये sin 2 अल्फा कांस्टेंट है, और cot का इंटीग्रल क्या होता है, ln ऑफ साइन, और जो एंगल हमारे पास वो लीनियर है, लेकिन x का कोफिशिएंट भी कितना है, तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा कि उसको x प्लस अल्फा लिखोगे x माइनस अल्फा लिखो। इसमें शायद दो आंसर है ना, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। तो वो cos 2 अल्फा के साथ क्या आ रहा है, अब उसमें x को लिखूं तो भी चलेगा, और अगर मैं इसको x प्लस अल्फा कर दूं तो भी चलेगा ना। भाई कांस्टेंट पूछ रहे हैं ना वो, हमें वो पूछ रहे हैं ए एक्स कितना है, ए एक्स कॉस 2 अल्फा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं ए एक्स को एक्स बोलूं तब भी सही है, लेकिन एक्स किसी ऑप्शन में नहीं है, तो उस ए एक्स को मैं बोल सकता हूं मैं एक्स प्लस अल्फा, उससे अल्फा कॉस 2 अल्फा एक्स्ट्रा आएगा, तो कोई बात नहीं वो कांस्टेंट में चला जाएगा। नहीं आ रहा समझ में, और एक्स माइनस अल्फा लिखूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, माइनस का अल्फा कॉस 2 अल्फा कांस्टेंट में चला जाएगा। नहीं आ रहा समझ में, आगे ना, तो वो कांस्टेंट में चला जाएगा, मतलब दोनों में कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी दोनों करेक्ट है, फर्स्ट वाला भी सही है और सेकंड वाला भी सही है, दोनों करेक्ट है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा, 11 में को डाउट हो, 11 10 में कन्वर्ट कर दो बस पूरे सवाल को, और क्या ना, और टेन थीटा को टी पुट कर दो। वन वन क्या, हाँ तो इसको भी साइन कोस में कन्वर्ट कर दो, फिर आंसर आ जाएगा। अब आंसर इतना तो दिमाग लगा लिया करो यार, आंसर मैच कराने में तो क्या है, मैं इतने मैच कर करा के दिखाता हूँ आप। क्या लेमडा, नहीं तो लेमडा प्लस 1 का लेमडा बाहर निकाल दो,
तो अपन वाले को भी कांस्टेंट में ले जाओ, बाकी को अलग कर लो। भाई हम या तो टेन में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हमारे पास सेक स्क्वायर दिख रहा है, कॉस स्क्वायर को ऊपर ले गए तो उससे सेक स्क्वायर आ गया। फिर हमने इस टेन टू थीटा को और सेक टू थीटा को हमने टेन थीटा में कन्वर्ट कर लिया। तो अगर मैं टेन थीटा में कन्वर्ट करता हूँ तो उसमें मेरे पास आ जाता है सेक स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैं कॉस स्क्वायर को ऊपर ले गया। फिर मेरे पास जो है वो टेन टू थीटा का डिनोमिनेटर वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा आता है। और सेक टू थीटा का मतलब क्या हो गया, कॉस टू थीटा का रेसिप्रोकल। और कॉस टू थीटा होता है वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर, लेकिन ये कॉस का रेसिप्रोकल है। तो टेन टू थीटा और सेक टू थीटा दोनों का डिनोमिनेटर वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा आएगा। वन माइनस टेन वो मैं ऊपर ले गया, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया वो। अब टेन टू थीटा में क्या बचा, टेन टू थीटा में बचा हमारे पास टू टेन थीटा, और वहां कितना बचा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा ना, यही बचा ना। तो बस यार, और ये वन प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर हो गया है। दिस इज वन प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिख दिया मैंने वन प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। दिस इज डिनोमिनेटर इज वन प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब सिंस ऑलरेडी सेक स्क्वायर थीटा अवेलेबल है, तो बस टेन थीटा को टी पुट कर दो आप। ना पुट टेन थीटा बराबर टी। तो अगर मैं टेन थीटा को पुट करता हूँ टी के बराबर, फिर पुट टेन थीटा बराबर टी, तो टेन थीटा को टी पुट करने से सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ये डी टी में चला जाएगा, बाकी सवाल टी में आ ही जाएगा। तो आई इज इक्वल टू वो डी टी में चला गया, और इससे कितना आ गया, वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी का होल स्क्वायर आ गया, और डी टी आ गया। पर उसमें एक फैक्टर काट दो, और ये कितना बचेगा, वन माइनस टी अपॉन वन प्लस टी बचेगा ना। अब इसमें फिर ऐसा करो, इसका माइनस साइन बाहर निकालो, क्योंकि डिग्री सेम है इनकी। तो उसको टी माइनस वन कर लो आप, और टी प्लस वन कर लो, क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है, ऊपर नीचे की डिग्री वन है। बस इसको प्लस वन माइनस वन कर दो, तो ये प्लस वन और माइनस वन कर दो, उसको माइनस टी आ जाएगा एक बार हो, तो शायद लेमडा के लिए माइनस वन आ गई है ना, तो ऐसे आ जाएगा कैलकुलेट करने। इसके बाद नेक्स्ट 15 में को डाउट हो, बस वो कॉस के अंदर जो है उसको पूरे को पुट कर दो टी के बराबर, विद अंडर रूट पुट कर दो आप, तो ताकि फटाफट डेरिवेटिव आ जाएगा ना। वो कॉस के अंदर जो भी है ना अंडर रूट, कॉस का जो एंगल है वो इनकन्वीनियंट है, तो स्क्वायर रूट ऑफ फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर एक्स प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस फोर है कितना है, माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स, इसको बस टी मान लो आप। तो बस वो कॉस टी बन जाएगा बस, बाकी सब डी टी में आ जाएगा, तो कॉस टी डी टी बन जाएगा वो। तो कॉस टी का इंटीग्रल हम जानते हैं साइन टी। और कौन सा है, बस ये थे, तो आगे चलते हैं ना हम। एक सवाल दे रखा है मैंने शायद आपको, हाँ तो वो हमारे पास है, उसको करना है मैंने। पार्शियल फ्रैक्शन के सारे रूल देख लिए हमने, रूल भी हैं और वो ट्रिक भी है, उन ट्रिक का इस्तेमाल करके भी हम निकाल पाते हैं ना। तो थोड़ी प्रैक्टिस है, मतलब थोड़ी सोचने की कोशिश जरूर करें कि भाई मैं बिना कांस्टेंट एज्यूम करे उसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ क्या ना। तो कोशिश करके देखनी है ना, और उससे फिर निकाल सकते हैं उसको। तो ये इंटीग्रल था हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू होल स्क्वायर। तो नो डाउट ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, क्योंकि नीचे की डिग्री ज्यादा है और ऊपर एक डिग्री कम है, तो कोई डिवाइड वगैरह करने की जरूरत नहीं है ना। तो इसमें हमें या तो कांस्टेंट एज्यूम करें, हम चार कांस्टेंट एज्यूम करने में, ए एक्स प्लस बी और एक बार सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर। तो उसमें भी या तो एबीसीडी निकालें अपन, या इसमें क्या है मैनेज करने की कोशिश करो आप। मैंने जैसे कर सकते हैं, जैसे इसमें हम ये कोशिश करें अगर, तो एक्स इंटू, क्योंकि मुझे क्यूब चाहिए और ये नीचे वाला कहीं ना कहीं ऊपर क्रिएट करूंगा मैं, तो मैंने इसको लिखा एक्स इंटू एक्स प्लस टू, कि मैंने इसको ऐसे लिख लिया ताकि एक्स क्यूब भी आ गया और नीचे वाला ऊपर भी लिख दिया। अब इससे एक्स क्यूब तो मिल गया मुझे, टू एक्स आया, मुझे क्या चाहिए एक्स, तो माइनस एक्स कर दो और प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा dx। बस इसमें अलग अलग कर दो उसको आप, मतलब वो नीचे वाला एक्सप्रेशन ऊपर तो बनाना पड़ेगा मुझे, है ना। वो कई बार दो होते हैं तो दो बनाते हैं, कई बार सिर्फ डिफरेंस से काम चल जाता है। तो बस इसमें अलग अलग कर लो आप। इसमें अलग अलग करने पर कितना आ गया, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू आ गया एक, तो ये तो लॉग की फॉर्म बन गई। फिर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर बन गया, और ये कितना आ गया, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर। और ये अलग से हमने इंटीग्रेट कर ही रखा है ना, ये तो इंटीग्रेट कर रखा है ना हमने, ये हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, लॉग की फॉर्म बन जाएगी। इसमें इसको ऊपर ले जाएंगे, एफ एक्स की पावर एन एफ डेस एक्स, उसका डेरिवेटिव आगे मिल जाए, और वो हमें इंटीग्रेट करना आता है। ठीक है ना, मतलब वो कांस्टेंट वगैरह एज्यूम करके भी निकाल सकते हैं। ये एक्स बराबर टेन थीटा पुट करने से भी आ जाता है,
लेकिन वो थोड़ा रिस्क है इसमें, मतलब टेन थीटा पुट करेंगे तो ये, क्योंकि ये फॉर्मेट दिख रहा है टेन थीटा का, लेकिन वो ऊपर एक्स क्यूब वगैरह में बहुत धैर्य रखना पड़ेगा अगर आंसर निकालना है। तो हो सकता है ये वाला आंसर और वो वाला आंसर एकदम दिखने में एग्जैक्टली मैच नहीं करे, लेकिन इसमें अगर मैं एक्स बराबर टेन थीटा पुट करता हूँ तो भी आ जाता है मैनिपुलेट करने के बाद, और दिखा भी सकते हैं दोनों सेम आ जाते हैं, लेकिन ये तरीका ज़्यादा बढ़िया है ना। इसमें अगर आप एज्यूम करोगे तो भी ये आएगा, मतलब अगर आप एज्यूम करोगे ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी, तो भी बेसिकली ए बी सी डी निकल के ये आ जाएंगे और इस तरह का फॉर्मेट आ जाएगा। ये सोचने से आ जाता है, वो कैलकुलेट करने से आएगा। कर सकते हैं मेरे हिसाब से वैसे दोनों, ठीक है ना। तो ये इस तरह से जो है हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके इनको निकाल सकते हैं ना। ये एक और ट्राई करके लाना आप घर से, इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। मतलब कोशिश करना है एबीसीडी से निकालने की भी कोशिश करना, मतलब ये हमें 6 कांस्टेंट मानने पड़ेंगे इसमें। एक बार ए अपॉन एक्स, एक बार बी अपॉन एक्स स्क्वायर, एक बार सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक बार ई एक्स प्लस एफ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। उनसे भी एज्यूम करके देखना आपने, जरूरी नहीं हर बार क्लिक करे, वो क्लिक हो जाता है, कुछ मैनिपुलेट कर पाते हैं वैसे से अपन। अब ये करके लाना है मैंने, तो नीचे की डिग्री 6, या तो मैनिपुलेट करना आप, या वैसे मैनिपुलेट हो जाए अगर दिमाग में आ जाए तब भी वो एक बार एज्यूम करके तो निकालना आप कि कैसे निकालेंगे। और एज्यूम करने के लिए तो हम कुछ पुट करते हैं और लगता है पुट नहीं कर पा रहे, तो वी कंपेयर डिफरेंट डिफरेंट पावर ऑफ एक्स, उनके कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। जो मैक्सिमम पावर देख लो दोनों तरफ कौन सी है ना, इधर सबसे बड़ी पावर कौन सी है या उधर कौन सी है, और मैक्सिमम पावर से कंपेयर करना स्टार्ट करो और कांस्टेंट तक आ जाओ जरूरत पड़े तो, है ना। तो उससे निकाल के भी देखना आप, वरना फिर मैं बताऊंगा आपको ना, आ जाएगा वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं, बनाओ लिखो आप। टू सॉल्व इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, और इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 के एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ये इस तरह का इंटीग्रल मुझे निकालना हो, मतलब नीचे डिग्री 4 है, तो जब नीचे डिग्री 4 होगी ना, तो मैं हमेशा ये एक्सपेक्ट करूंगा कि ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो या एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो। अब इसमें जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 हो, इस केस से तो मुझे मतलब नहीं है के कैसा भी हो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा 1 हो। अगर ये 1 नहीं होगा तो यहाँ जो भी होगा या परफेक्ट स्क्वायर जरूर होगा, अगर यहाँ 1 नहीं होगा तो 1 की जगह परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो मैं जो बता रहा हूँ वो लगेगा यहाँ पर ना। कुछ तो स्टैंडर्ड होता है, और कुछ स्टैंडर्ड लगाते लगाते सवालों की प्रैक्टिस करते हुए कुछ एबनॉर्मल आ जाएगा, तो जो हम सारी अप्रोचेस सीखते हैं वो लगा देते हैं उसमें, और क्या ना भाई, अपन स्टैंडर्ड अप्रोच ही पढ़ सकते हैं, ये होता है। अब अगर कुछ स्टैंडर्ड नहीं आया तो जो हम हमारा जो अनुभव होता है वो झोंक देते हैं उसके अंदर, भाई अब की बार ऐसा करके देखते हैं, अब ऐसा करके देखते हैं। हमने ये भी सीखा है, इससे भी आंसर आता है, इससे भी आंसर आता है, वो सब करके देख लेते हैं। तो अगर यहाँ 1 नहीं होगा तो जो भी यहाँ नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा अपने आप में। 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 27 हो सकता है ना, 81 हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर होगा जो भी होगा। नाउ टू सॉल्व दिस और दिस, वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। टू सॉल्व दिस और दिस, वी डिवाइड numerator and denominator by x square. We divide numerator and denominator by x square, and then we put x minus 1 by x बराबर t और x plus 1 by x बराबर t, जो भी अप्रोप्रिएटली हमें लगेगा उसको पुट कर देंगे हम t के बराबर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब ये तरीके पता रहने चाहिए भाई, मैंने ये भी एक तरीका सीखा है ताकि इसको लगा पाए कभी अपने। अब इसमें जैसे मैंने मान लो यहाँ डिवाइड करता हूँ, मैंने मान लो यहाँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो व्हाट वी गेट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। अब देखो यहाँ प्लस साइन है ना, तो माइनस वाले को पुट करने से एडवांटेज होगा, क्योंकि अगर मैं इसको पुट करूंगा तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस, बस वो dt में चला जाएगा, और यहाँ पूरा सवाल में t में लेके आ जाऊंगा। वहां माइनस साइन आएगा तो यहाँ प्लस वाले को पुट कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां आएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो मान लो अगर यहाँ 1 नहीं होता, मान लो यहाँ 4 होता, मान लो यहाँ 4 होता, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने ना। मान लो यहाँ 4 होता तो मुझे क्या, अगर यहाँ 4 होता तो फिर बेसिकली 1 से काम नहीं चलता, फिर वहां क्या होता, फिर वहां 2 होता है ना,
क्योंकि अगर ये परफेक्ट, जैसे यहाँ 1 था हमारे पास, क्यों समझो आप, पहले यहाँ 1 था, तो अगर यहाँ 1 था तो ये बेसिकली ये पुट करने से क्या हुआ, ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन गया, और कितना है इसमें एक्स्ट्रा, माइनस प्लस 2x में एक्स्ट्रा आ गया। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, k-2 लिख देता ना। आप बहुत दिनों बाद आया, क्या बात है आज? हाँ, क्या हो गया था? हम्म, नहीं मैं ये तो पूछ रहा हूँ क्या हुआ था, क्या हो गया था? नहीं, तबीयत खराब होना अलग चीज है, आप कह रहे हो गाँव चला गया था, क्या हुआ? बताना नहीं चाहते? बैठ जाओ, बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैंने तो एकदम देखा, मैंने कहा बहुत दिनों बाद आए हो आप। तो ये ऐसे इसको पुट कर दिया हमने टी। तो यहाँ अगर मैंने इसको पुट किया, तो बेसिकली ये पूरा सवाल टी में लाऊंगा मैं, तो मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। -2 आ गया हमारे पास ये, तो -2 आया तो मुझे एडजस्ट करना था, तो +2 कर दिया, तो k+2 बन गया मेरे पास ये, k+2, k-2 मतलब, नहीं नहीं आप -2 आया ना, तो +2 लिखना पड़ेगा, +2। तो ये कुछ या तो साइन, ये तो लॉग की फॉर्म बन जाएगी, अगर ये नेगेटिव आएगा तो ये लॉग की फॉर्म बनेगी, क्योंकि इसको पुट कर रहा हूँ ना मैं टी, तो t² माइनस समथिंग आए, और अगर ये पॉजिटिव आएगा तो tan इनवर्स की फॉर्म बन जाएगी ये। तो यहाँ 1 था तो काम चल, लेकिन अगर मान लो यहाँ, अगर यहाँ 4 होता, तो बेसिकली फिर ये 4 होता है यहाँ पर, फिर ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, x-2 का बनेगा ना, फिर ऊपर 1 की जगह क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। अगर ये 9 होता तो ऊपर फिर 3 होना चाहिए था। तो ये ध्यान रखना है अपने को ना, 1 वाला बहुत आसान होता है, वो सोचना भी आसान होता है, लेकिन अगर यहाँ 1 की नहीं होगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, 4 होगा तो मुझे ऊपर 2 चाहिए, 9 होगा तो ऊपर मुझे 3 चाहिए। समझ में आ गया? तो जरूरी नहीं 1 हो, 1 के अलावा कुछ और भी हो सकता है। तो ऐसे यहाँ पुट कर देंगे ना, वो डिवाइड कर देंगे x² से, और पुट करके निकाल लेंगे। लिखे हैं, सवाल करते हैं ना, ये फॉर्म है, इसको दिमाग में रखना है, मतलब अपने को। इवेल्युएट द फॉलोइंग्स, तो इंटीग्रल ऑफ x² + 1 अपॉन x⁴ + 7x² एंड +1 dx। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है इसमें अपने को, बस ऊपर नीचे डिवाइड कर दो आप। लेकिन इस एक सवाल को करते वक्त ये बोलना है अपने आप को, ताकि कम सवालों में काम चल रहा है, कि हाँ भाई जरूरी नहीं है 1 हो, यहाँ जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर यहाँ 4 होता तो मैं ऊपर 2 चाहिए था, फिर x² + 1 से काम नहीं चलेगा ना। 9 होगा तो मुझे फिर 3 चाहिए होता है ना, उससे काम नहीं चलेगा ना। तो बस मैंने डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे ना, तो i इजिकल टू, तो ये कितना आ गया, 1 + 1/x² आ गया, और डिवाइड करने पर कितना आया, x² + 7 एंड +1/x²। पता है हम क्या करने वाले हैं, x ऊपर प्लस साइन है, तो हम x - 1/x को t पुट करने वाले हैं ना। तो व्हाट वी गेट, 1 + 1/x² dx बराबर dt। तो ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा ना, पूरा सवाल मुझे t में लाना है ना। तो ऊपर तो आ गया हमारे पास dt, अब ये t में कन्वर्ट करना है, तो या तो इसकी स्क्वायरिंग कर दो, या तो इसकी स्क्वायरिंग कर दो, उससे x² + 1/x² -2 आ जाएगा, या फिर चाहो तो यहाँ से जनरेट कर लो आप, कि x - 1/x को मैंने पुट किया है, तो ये होल स्क्वायर आ गया, -2 आया, हमें +7 चाहिए, तो +9 कर दो यहाँ पे। वो तो वहां से भी निकल जाएगा, ऐसी बात नहीं है ना, स्क्वायरिंग करेंगे ना हम, तो स्क्वायरिंग करने पर आ जाएगा मतलब। तो अब बचा ये टी वाला, तो इसको कन्वर्ट कर दिया हमने, तो ऊपर dt आ गया, और ये आ जाएगा t² + 3²। बस tan इनवर्स की फॉर्म बन गई है ना। तो 1/a एंड tan इनवर्स ऑफ x/a, x की जगह t लिखा हुआ है, और a की जगह 3 लिखा है, +c। नाउ व्हाट इज t, x - 1/x, तो वो आ जाएगा x² - 1/3x आ जाएगा अंदर, है ना, मैनिपुलेट कर देंगे उसको। 1/3 एंड tan इनवर्स ऑफ x² - 1/3x +c, ये ऐसा आ जाएगा। अब इसमें ध्यान से ये सोचो, आप मान लो ऐसा लिखा होता, मान लो सवाल ये हो ना, ये तो स्टैंडर्ड हो गया एकदम, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया। इसमें हम बोल रहे हैं यहाँ 4 होता तो ऊपर 2 चाहिए होता अपने को, 9 होता तो 3 चाहिए होता अपने को। मान लो ऐसा होता मेरे पास, अब मैं कैसे करता, +1 - 1,
तो मैंने +1 कर दिया, चलो, है ना, -1 कर दिया। तो जब x² + 1 के नीचे लिखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब वो 1 के नीचे आ गया, अब क्या करेंगे? फिर नीचे मुझे डिग्री 4 है ना, अगर भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला मेरे दिमाग में रहेगा, जब नीचे डिग्री 4 का होगा तो मुझे ऊपर x² + समथिंग चाहिए और x² - समथिंग चाहिए, तो मेरा काम चल जाएगा। और वो समथिंग डिपेंड करेगा कि नीचे 1 है कि क्या है। समझ रहे हैं बात? जैसे नीचे 1 है, मान लो ये 1 है, तो मुझे x² + 1 चाहिए। ये 4 होता तो मुझे x² + 2 या x² - 2 चाहिए। ये 9 होगा तो मुझे x² + 3 या x² - 3 चाहिए, है ना। लेकिन हमारे पास ये x² था, तो चलो +1 कर दिया मैंने। तो x² + 1 नीचे के नीचे आएगा तब तो मेरा काम चल जाएगा। अब 1 के नीचे आएगा तो फिर दिक्कत है ना। हाँ, तो हम ऐसा कर लेंगे, देखो आप, हम ऐसा लिख लेंगे, हटा देंगे। हमारे पास सिर्फ क्या था, हमारे पास x² लिखा हुआ था, तो हमने +1 तो कर दिया, लेकिन -1 वाले से दिक्कत आ रही है, तो हम +x² - 1 कर लेंगे और 1/2 कर देंगे। तो 2 सवाल हो गए एक साथ। नहीं हुआ क्लियर? हो गया क्लियर? ये क्या लिखा हुआ है? ये x² ही लिखा हुआ है। तो एक बार x² + 1 के नीचे लिखा, तो वही एक सवाल हो गया जो हमने किया है अभी। एक दूसरा सवाल और जनरेट हो गया इसके अंदर, x² - 1। वहां भी ये करना है। अब की बार पुट क्या करेंगे? x + 1/x = t पुट कर देंगे। 2 सवाल हो गए, मतलब ये, समझ रहे हैं बात? 2 सवाल हो गए, इसी एक सवाल से हमने 2 सवाल कर लिए। भाई x² + 1 था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था वो तो। x² - 1 होता, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हमने तो देखा भाई, जब नीचे डिग्री 4 है और ऊपर सिर्फ x² ही होगा, तो मैं उसको ऐसे मैनेज करूंगा। समझ रहे हैं बात? भाई उसके बाद एक बार लिखने के बाद तो कोई दिक्कत आएगी नहीं ना, कर लूंगा उसमें, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब मान लो सिर्फ ऐसा होता, तो मुझे ऊपर x² + 1 चाहिए या मुझे x² - 1 चाहिए। अब उन दोनों के बीच में क्या लगा दो? माइनस साइन लगा दो, ताकि x² हट जाएगा ना। अब मैं ऐसा कर दूंगा ना, अब उन दोनों के बीच में माइनस साइन लगा दो, तो ये x² + 1 माइनस x² - 1 कर दो और 1/2 कर दो। भाई x² + 1 क्लियर कट है, तब तो दिक्कत ही नहीं है मुझे। x² - 1 क्लियर कट है, तभी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऊपर x² है तो मुझे 2x² करके 2 बार लिख दूंगा इसको मैं। कांस्टेंट होगा तो बीच में माइनस साइन लगा दूंगा। समझ पा रहे हैं ना? मतलब एक सवाल किया हमने, उससे 2 सवाल और कर लिए हमने। समझ में आ गया? अब मान लो ऐसा होगा, भले ये 3 सवाल लिख लेना चाहिए आपको ना। एक तो मैंने करा दिया, दूसरा आपको लिख लेना चाहिए, सिर्फ x² लिख लो एक बार, फिर आगे लिख दो भाई, ऐसा करूंगा। फिर एक बार सिर्फ 1 लिख दो, आगे लिख दो, ऐसा करूंगा। अब आगे ऐसा लिख लो। अब क्या करेंगे? x² को टी पुट कर देंगे। अब x² को टी पुट करने से ऊपर dt आ जाएगा, नीचे क्वाड्रेटिक बन जाएगा। और पुट x² बराबर टी, इसके लिए हम पुट कर देंगे x² बराबर टी। तो ये t², ये t, और ऊपर dt आ जाएगा, तो 1/क्वाड्रेटिक बन जाएगा बस फिर। ठीक है ना? मतलब उसे एक सवाल को समझने से हमने अलग अलग समझ लिया, और हर बात को बोलते जा रहे हैं। सवाल करने का तरीका यही है, आप बोल दो भाई इसमें ऐसा होता है तो ऐसा कर लूंगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता। ठीक है ना? तो तीनों आ गया, x² भी आ गया, ऊपर कांस्टेंट वाला आ गया, x² + 1 वाला आ गया, और x होगा तो भी हम कवर कर सकते हैं। कर सकते हैं वो तो, x² को टी मानने के बाद 1/क्वाड्रेटिक सोल्व करना आता ही है हमें। ये तो फैक्टर हो जाएंगे या परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो उससे हम निकाल सकते हैं। लिखें, नेक्स्ट सवाल लिखें। इंटीग्रल ऑफ x² अपॉन x⁴ + 3x² + 9 dx। लिख लेना आपने वो तीनों सवाल, मतलब 4 कर लिए हमने एक तरह से देखा जाए तो। एक में सिर्फ x² + 1 था, एक में सिर्फ x² था, एक में सिर्फ ऊपर कांस्टेंट था, और एक में सिर्फ ऊपर x था।
मोबाइल बज रहा है किसी, किसका बजा है? खड़े हो जाओ आप। ये मैं बड़ा होऊंगा तब मैं एप्पल का iPhone 15 दूंगा आपको, है ना? बोलने में क्या जाता है, देगा तो कोई है नहीं। बोलने में टीचर खुश हो जाएगा, और क्या है ना, कम से कम बच्चे चलो ऐसे बोलते तो हैं। मैं कितनी रिस्क पे रहता हूँ बताओ आप? अंदर ही अंदर सोचते तो होंगे आप, इसका बजना चाहिए किसी दिन, है ना? अंदर सोचते तो हैं आप सब, इसका बजेगा उस दिन, छोड़ेंगे नहीं इसको। और ऐसे इंतजार में पता नहीं कितने बच्चे चले गए यहाँ से, इंतजार करते करते। हो गया। तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ठीक है, ऊपर एक्स स्क्वायर तैयार है हमारे पास। अगर यहाँ 1 होता तो मुझे x² + 1 और x² - 1 चाहिए था, लेकिन अभी 9 है, तो मुझे ऊपर क्या चाहिए? क्योंकि अगर मैं x² से डिवाइड करूंगा ना, तो ये x² + 9/x² बनेगा। तो मुझे x +3/x या x-3/x को टीपुट करना पड़ेगा। तो मुझे ऊपर क्या चाहिए? 3 चाहिए ऊपर, है ना? तो ये x² + 3 लिख दो यहाँ पर, और प्लस x² - 3। ये 2 सवाल बन जाएंगे इस एक सवाल में, ये +x² - 3। और इससे कितना हो गया? 1/2 आ गया, 2x² आ गया, तो 1/2 कर दो उसको बस। तो बस I = ये 1/2 बाहर चल रहा है, साइन ऑफ इंटीग्रल ये बनेगा x² + 3 अपॉन x⁴ +3x² एन +9 dx। और फिर ये यहाँ आ जाएगा x² - 3 और अपॉन x⁴ +3x² एन +9 dx। और तो सेम प्रोसेस फॉलो करना है अपने को, x² से डिवाइड करना है ऊपर नीचे। वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x², बस उसके बाद पुट कर दो आप उसको। तो ये 1/2 की जगह 1/2 रहेगा, इसको डिवाइड कर देंगे हम, तो वी गेट 1 + 3 अपॉन x² +3 एन +9 अपॉन x² dx। ऐसे यहाँ आ जाएगा ना, 1 - 3 अपॉन x² एंड वी गेट x² +3 एन +9 अपॉन x² dx। अब यहाँ प्लस साइन है तो माइनस वाले को पुट कर देंगे, माइनस है तो प्लस वाले को पुट कर देंगे। तो यहाँ पुट करना है मुझे x -3/x = t, और यहाँ पुट करना है x + 3/x = p। यहाँ t पुट कर दो, यहाँ p पुट कर दो बस, तो वो कन्वर्ट हो जाता है यहाँ से ना बस। तो ये कितना आ जाएगा? दिस इज 1 + 3 अपॉन x² dx बराबर dt। यहाँ से आ जाएगा 1 - 3 अपॉन x² dx = dp। यहाँ पर ये आ जाएगा। मतलब इसको कन्वर्ट करना है तो या तो इसकी स्क्वायरिंग करके निकाल दो, स्क्वायरिंग करके निकाल लो, बल्कि वैसे लिख लिया तो हमने ना। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से स्क्वायरिंग करने पर x² + 9 अपॉन x² - 6 बराबर t²। ठीक है ना? आ रहा है समझ में? ये तो पहले परफेक्ट स्क्वायर बना दो, ये तो पहले पुट करने के पहले क्योंकि हमें पता होता है वो पुट करने वाले हैं। तो x -3/x का होल स्क्वायर, तो -6 एक्स्ट्रा आया, तो +6 लिख दो हाथों हाथ, या फिर यहाँ से कन्वर्ट करके निकाल लो। ऐसे यहाँ कितना आ जाएगा? इसकी स्क्वायरिंग कर दो, तो x² + 9 अपॉन x² एंड +6 = p²। मतलब सवाल ये टी में आ जाएगा, वो पी में आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे हिसाब से अब तो अपन। तो 1/2 की जगह 1/2 है, एंड दिस इज इंटीग्रल ऑफ कितना आ रहा है? दिस इज dt अपॉन दिस इज t² + 9, तो t² + 3²। ये tan इनवर्स का फॉर्म बन गया, प्लस दिस इज dp अपॉन, एंड दैट इज p² - 3 p², ये log की फॉर्म बन जाएगी, और 3 का मतलब √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस ये tan इनवर्स हो जाएगा, और रख देंगे, अब तो निकाल लेंगे आंसर। यहाँ टी की जगह हम रख देंगे ये, और यहाँ पी की जगह वो रख देंगे। तो एक सवाल में 2 सवाल हो गए, मतलब है ना, मतलब 1 के अलावा कुछ और होगा तो वो भी हमने कर लिया सवाल, है ना? और अगर कांस्टेंट होता, अगर यहाँ कांस्टेंट होता, यहाँ कांस्टेंट होता ऊपर, तो फिर हम बीच में माइनस साइन लगा देते और 1/6 कर देते उसको। ये बोलना है मतलब बार बार अपने आप, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे अपने आप को समझाना है सवाल करते वक्त। भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अभी जैसे यहाँ x² था, x² की जगह मान लो कांस्टेंट लिखा हुआ था, कुछ कांस्टेंट 1 अपॉन लिखा आता है या 2 अपॉन, तो उसको बाहर कर देते
और बीच में माइनस साइन लगा देते फिर दो सवाल बन जाते वैसे। तो ऐसे उसको निकाल सकते हैं ना। लिखें नेक्स्ट सवाल, लिखें इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स टू द पावर 4। ऐसे लिखो आप ना ये। सॉल्व दिस। अब नीचे डिग्री 4 है, तो वो जो के होता है ना, उस के से मतलब नहीं होता अपने को ना। बेसिकली यहाँ के बराबर क्या हो गया, 0 हो गया है, तो उस के से मतलब नहीं होता। के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखते अपन वहाँ। बस वो जो +1 है उसके बारे में लिखते हैं, या तो +1 होगा या परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो नीचे डिग्री 4 है, तो मुझे ऊपर या तो एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग चाहिए या एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग चाहिए। 16 लिखा हुआ है, एक्स टू द पावर 4 प्लस 16 एंड 16 इज परफेक्ट स्क्वायर। हो गया क्लिक। नीचे डिग्री 4 है, तो मुझे ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग या एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग चाहिए होता है ना, ताकि मैं उसको डिवाइड कर दूं एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे। और उस एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग में समथिंग क्या है, ये डिपेंड करेगा उस कांस्टेंट पर, कि वो 1 है या कुछ और है। तो 1 तो है नहीं यहाँ, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर है 1। जिसका परफेक्ट स्क्वायर है वो ऊपर चाहिए फिर अपने को। हो गया। तो ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो मुझे ऊपर चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 1/8। और ऊपर अगर एक्स स्क्वायर होता तो प्लस साइन लगा देता, 1/2 कर देता। समझ रहे ना। बस इसमें अलग अलग कर दो उसको, दो सवाल बन गए। 1/8 की जगह 1/8 आ गया। और इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 16 dx माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 16 dx। मतलब ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे अपन। तो ऊपर क्या बनेगा, 1 + 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो फिर यहाँ क्या पुट करूंगा मैं, या डिवाइड कर दो पहले चाहो तो एक बार में। 1/8 की जगह 1/8 इंटीग्रल एंड वी गेट 1 + 4 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 - 4 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब नीचे क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, या तो पुट करो x माइनस 4/x। अब वो तो है, तो पुट करने के बाद स्क्वायरिंग कर लो, या जनरेट कर लो हाथों हाथ चाहो तो, है ना। समझ रहे। तो ये x - 4/x का होल स्क्वायर लिख दिया इसको मैंने, तो यही मैं पुट करने वाला हूँ। तो इससे कितना आया, ये मिल गया ये मिल गया, एक्स्ट्रा कितना आया -8 आया, तो +8 कर दो उसमें। आ रहा है समझ में। ये प्लस है, ये तो पुट करने के बाद स्क्वायरिंग कर दो तो उससे आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पुट करने वाले हैं हम x + 4/x, या x + 4/x का स्क्वायर बना दो, और इसमें कितना आएगा 8 आ जाएगा, तो माइनस का 8 कर देंगे आप। बस यहाँ इसको पुट कर दो, वहां उसको पुट कर दो, तो ये tan 1 बन जाएगा और वो log की फॉर्म बन जाएगी। दिख रहा है अब तो मेरे हिसाब से ना। तो उसको निकाल लेंगे, तो यहाँ पुट कर देंगे x - 4/x बराबर t।
और यहाँ पुट कर देंगे x प्लस 4/x बराबर t। और अगर पहले ऐसे नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, ये पुट कर दिया, हमें पता ही है प्लस साइन है तो माइनस साइन पुट करना है। तो ये निकालने के लिए इसकी स्क्वायरिंग कर दो चाहो, इसकी स्क्वायरिंग करने से ये क्रिएट हो जाएगा, फिर रख देंगे उसको। तो 1/8 की जगह 1/8, और वो कितना आ गया, दिस इज डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 8 आ गया, 2√2 का होल स्क्वायर। तो टेन इनवर्स की फॉर्म बन गई है। और वो कितना आ जाएगा, डी पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसको टी माना है तो इसको पी मान लो, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये टी कौन सा है वो टी कौन सा है। तो दैट इज पी स्क्वायर माइनस 8, 2√2 का होल स्क्वायर। तो ये लॉग की फॉर्म बन जाएगी और टेन इनवर्स की फॉर्म बन जाएगी। टी की जगह ये रख देंगे और पी की जगह रख देंगे, हो जाएगा ना, ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इंटीग्रल, इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टेन थीटा डी थीटा। तो उसमें वही थोड़ा आएगा, टेन थीटा बराबर टी स्क्वायर, उसको टी स्क्वायर पुट कर दो आप। पूरे सवाल को टी में लेके आ जाओ, अंडर रूट के अंदर था तो पुट कर दिया टी स्क्वायर, टेन थीटा बराबर टी स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा टी थीटा बराबर 2t dt। अब ये तो टी में आ जाएगा, लेकिन डी थीटा पूरा dt में लाना है मुझे। तो दिस इज डी थीटा इज इक्वल टू 2t dt अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब इस सेक स्क्वायर को मुझे टी में लाना है। तो व्हाट इज सेक स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसको लिख दिया मैंने 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम टेन थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी जानते हैं ना, और टेन थीटा इज टी स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा, टी रेस्ट पावर 4 बन जाएगा। दिस इज 2t dt अपॉन 1 + t रेस्ट पावर 4। ये ऐसा आ जाएगा, पर बस पूरा सवाल टी में आ जाएगा यहाँ पर। therefore I is equal to, I is equal to, this is t and this is 2t dt upon t raised to power 4 + 1. So this is t square 2t square upon t raised to power 4 + 1. अब क्या करें इसमें, t स्क्वायर + 1 t स्क्वायर -1, डिग्री 4 नीचे, और वो जो कांस्टेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर भी है। मुझे उस केस से मतलब नहीं होता है ना, डिग्री 4 है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो मुझे ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग या एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग चाहिए। तो 2t स्क्वायर तैयार है, बल्कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी नहीं करना पड़ा, पर इसको 2 बार लिख दो आप, है ना। तो ये t स्क्वायर + 1 और प्लस t स्क्वायर -1 एंड t टू द पावर 4 + 1 dt आ जाएगा। बस अब कर लेंगे अब आप, है ना, हो जाएगा ना। अब तो अलग अलग करके डिवाइड कर देंगे, और t बराबर जो है एक बार अलग पुट करेंगे एक बार अलग पुट करेंगे,
और टी बराबर अंडर रूट टेन थीटा रख देंगे इसमें। हो जाएगा मेरे हिसाब से ना, कर लेंगे। अब तो बेसिक फॉर्मेट पर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये एक फॉर्मेट था जिसको दिमाग में रखना है अपने को ना। नेक्स्ट फॉर्मेट पर आते हैं अपन, लिखो आप। टू सॉल्व, जगह छोड़ दो चाहो तो पूरा कर लेना घर जाके ना, कर लेना चाहिए। 2 बार करेंगे 3 बार करेंगे तो अच्छा ही रहेगा उससे ना। तो सॉल्व इंटीग्रल ऑफ 1/a + b cos x, a + b cos x, इंटीग्रल ऑफ 1/a + b sin x, इंटीग्रल ऑफ 1/a sin x प्लस b cos x प्लस c dx। इसको एवेल्यूएट करना है अपने को ना। तो इसमें बेसिकली हमारे पास क्या है, सिर्फ साइन है हमारे पास यहाँ, सिर्फ साइन सिंगल डिग्री में है। मतलब एंगल इज नॉट इंपॉर्टेंट, एंगल हो सकता है एक्स और 2x भी हो सकता है। तो सिर्फ कॉस का टर्म है, a + b cos x, या फिर a + b sin x, या फिर साइन भी और कॉस भी है। हो सकता है वो c जीरो हो, या हो सकता है वो c नॉन जीरो हो, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। c जीरो होगा तब भी यही फॉर्मेट मान के चलेंगे अपन, और c नॉन जीरो होगा तब भी ये फॉर्मेट मान के चलेंगे। यानी एक में सिर्फ साइन, एक में सिर्फ कॉस, और एक में साइन कॉस दोनों है। अब हो सकता है ये इस फॉर्मेट में आ जाए, है ना। ये इस फॉर्मेट में कब आएगा, जब साइन का कोफिशिएंट जीरो हो जाए। ये इस फॉर्मेट में कब आएगा, जब कॉस का कोफिशिएंट जीरो हो जाए। और यहाँ सी जीरो होगा तब भी दिक्कत नहीं है, और अगर सी नॉन जीरो होगा तब भी दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह की फॉर्मेट को अगर इंटीग्रेट करना है, टू इवेल्युएट दीज या टू सॉल्व दीज, वी फर्स्ट वी रिप्लेस साइन cos x by 1 - tan square x/2 अपॉन 1 + tan square x/2, एंड sin x इज इक्वल टू 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan square x/2, and then we put tan x/2 बराबर t, and then we put tan x/2 बराबर t. First we replace cos x by this and sin x by this, and then we put tan x/2 बराबर t. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको इवेल्युएट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला करना पड़ता है। अब यहाँ 2x होगा तो यहाँ x पुट कर देंगे, यहाँ 2x होगा तो यहाँ एंगल x में आ जाएगा ना। और जिससे tan आएगा tan x/2, क्योंकि हम जानते हैं इसके डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा, 1 + tan स्क्वायर आएगा। इसके डिनोमिनेटर में भी 1 + tan स्क्वायर, दोनों के डिनोमिनेटर में भी। तो वो जो 1 + tan स्क्वायर जब ऊपर जाएगा ना, तो सेक स्क्वायर बन जाएगा वो। अब जब ऊपर सेक स्क्वायर है तो नीचे क्या करना है, नीचे tan x/2 को टी पुट करना है। तो बस हम जैसे इनको रख देंगे और tan x/2 को टी पुट कर देंगे। अब वो अलग बात है कि मान लो जैसे ऐसी फॉर्मेट आ जाए कभी, 1 + sin x, तो ये तो आसान है, तो हम बिना इसके भी कर सकते हैं। इसमें तो क्या करो, या तो 1 - cos से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, या बड़ी 1 + cos, 2 cos स्क्वायर, तो 2 cos स्क्वायर से सेक स्क्वायर बन जाएगा ना। वो तो यहाँ 2 हो या 3 हो या 3 हो 4 हो, इनकन्वीनियंट सा लग रहा हो, तो फिर ये फॉर्मेट लगा लो। यहाँ चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं हम, यहाँ भी चाहो तो आपको उसको कन्वर्ट कर दो tan x/2 के अंदर, यहाँ भी कन्वर्ट। लेकिन यहाँ तो और तरीके भी है ना, मैनिपुलेट करके काम चला लेते हैं। 1 - cos से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, या 1 + cos का फॉर्मूला लगा दो। तो ये फॉर्मेट है हमारे पास इसको सोल्व करने के लिए। तो ये आसान है, मतलब इसमें बस अगर अपन थोड़ा इसको दिमाग में रख लें तो सवाल हो जाता है अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। लिखें, सवाल करते हैं ना, इवेल्युएट द फॉलोइंग्स। इंटीग्रल ऑफ 1/5 + 4 cos x। तो ये स्टैंडर्ड हो गया, अब ये बस पुट कर दो उसमें ना, और पुट करके
हो गया। तो बस इसमें कन्वर्ट कर दो उसको ना, 10x/2 में कन्वर्ट कर देंगे। देखो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा sec² x/2, और यहाँ बनेगा 5 × 1 + 10² x/2, और यहाँ बनेगा 4 × 1 - 10² x/2। बस अब पुट कर देंगे 10x/2 बराबर t। तो इससे कितना आएगा, 1/2 sec² x/2 dx बराबर dt। पर इस पूरे सवाल को टी में लेके आ जाओ आप। तो ये कितना आ गया, दिस इज 2 dt, दिस इज 2 dt। अब इसमें ये कितना आएगा, t², क्योंकि ये 5t² वो माइनस का 4t, और 5 + 4 = 9। बस tan इनवर्स की फॉर्म बन जाएगी इसमें, है ना। क्योंकि हमेशा, क्योंकि उनका डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 1 + tan² आएगा, तो हमेशा ऊपर sec² x/2 बनेगा। और जिसे उसको पुट करेंगे तो ऊपर 2 dt आएगा हमारे पास। पर इसमें 2 को बाहर निकाल लो, ये 1/a, और tan इनवर्स ऑफ x/a, x is t और a is 3। नाउ व्हाट इज t, 10x/2, 10x/2 रख देंगे बस यहाँ। तो 1/2/3 and tan inverse of 10x/2/3 is the answer। एक और लिखे नेक्स्ट। मतलब फॉर्मेट है, फॉर्मेट दिमाग में रहता है तो बड़े आसानी से हो जाता है, फिर वो मतलब सवाल करने की भी जरूरत नहीं है इनफैक्ट ना। मतलब आधा इंडिकेशन अगर अपन चाहे ना ईमानदारी से, बच्चा ईमानदार हो, टीचर ईमानदार हो, तो जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है वहां से सिखा के डीपी में डालते रहो कंप्रेशन बना के, और आधा इंडिकेशन सिखाया जा सकता है आपको सिर्फ कंप्रेशन में लेके। अब ये फॉर्मेट लिख दो और इसमें पुट कर दो भाई, ये 10x/2 को पुट करते हैं टी के बराबर। थोड़ा बहुत फिजिक्स वाले सिखा देते हैं आपको कि ऐसे ऐसे पुट करते हैं, तो आधा इंटीग्रेशन अपन सिर्फ कंप्रेंशन से सीख सकते हैं ना। लेकिन वो क्या, सब नहीं सीखते हैं ना, फिर वो क्या बाद में क्रांति हो जाती है, इन्हें हमने सीखा ही नहीं, तो दोबारा पूरा पढ़ाना पड़ता है वो। इसलिए वो हिम्मत नहीं कर पाते हम एक्चुअली कि वो कंप्रेंशन में डाल के सिखा दो आप, तो ये डीबीपी में सवाल भी आ जाएगा, और ये जो लेक्चर लगते हैं टाइम भी बच सकता है अपना ना। लेकिन वो सबका सहयोग नहीं मिलता, इसलिए वो कभी हिम्मत कर नहीं पाए हम। तो इसमें लिखे 1/3 + 2 cos x, 3 + 2 sin x प्लस cos x। वरना कई फिजिक्स के टीचर क्या होते हैं, बच्चों को इंटीग्रेशन फिजिक्स स्टार्ट करने के पहले पढ़ा देते हैं पूरा। मतलब फिजिक्स बाद में स्टार्ट होती है, पहले इंटीग्रेशन पढ़ा चुके होते हैं वो सारा। लेकिन वो उनको बच्चों को टीचर की अंडरस्टैंडिंग होती है ना, फिर वो बार बार परेशान नहीं करते। मतलब उसमें हिम्मत चाहिए फिर, और बच्चे भी मतलब ऐसे होने चाहिए कि वो हाँ बस सिखा दिया आपने सारा। अब ये भी वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब इसमें कभी इस तरह का फॉर्मेट आ जाए ना, अगर मान लो इस तरह का फॉर्मेट आ जाए, मान लो √3 sin x एंड प्लस cos x, तो अब क्या करूं मैं। अब तो मैं साइन में कन्वर्ट कर लूंगा इसको ना, अब मैं टेन में कन्वर्ट क्यों करूं इसको, ये तो आसान है भाई। इसको या तो मैं साइन में कन्वर्ट कर लूंगा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, या मैं कॉस में कन्वर्ट कर लूंगा। साइन में कन्वर्ट करूंगा तो कॉसेक हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट करूंगा सेक हो जाएगा। उनके तो इंटीग्रल जानता हूँ क्योंकि डेटा कन्वीनियंट है ये। हाँ ठीक है, मैं हाफ एंगल में कन्वर्ट करके भी कर सकता हूँ, लेकिन वो उसमें हाफ एंगल में कन्वर्ट करूंगा, पुट करूंगा, या तो फटाफट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके काम चल जाता है ना। तो यहाँ हमें करना पड़ रहा है वो ना। तो इसमें वही बस 10 में कन्वर्ट करेंगे, तो दोनों का डिनोमीटर सेम रहेगा इनका, और डिनोमीटर क्या रहेगा, 1 + 10² x/2, तो वो ऊपर पहुंच जाएगा। तो sec² x/2 यहाँ आ जाएगा, एंड दिस इज 3 × 1 + 10² x/2। फिर ये साइन लिखा हुआ है, तो इसमें कितना आएगा, 2 10x/2 आएगा इसमें, और इसमें कितना आ जाएगा, 1 - 10² x/2। बस अब 10x/2 को टी पुट कर दो, तो इससे ऊपर क्या आ जाएगा, 2 dt आ जाएगा ऊपर, तो दिखाई था मैंने, तो आ जाएगा 2 dt। और बस इसमें सबको टी कन्वर्ट कर दिया, तो इसमें t², दिस इज 2t²,
क्योंकि 3t² और एक -t²। अब t वाला टर्म देख लो, t वाला टर्म इसमें एक ही बार आएगा बस, 4t। नाउ कांस्टेंट 3 और +1 = 4, तो 1/क्वाड्रेटिक बन गया वे, 1/क्वाड्रेटिक, है ना, 1/क्वाड्रेटिक बन गया। समझ में आ रहा है ना? 1/2 बाहर निकाल लिया और 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, तो व्हाट वी गेट, t² + 2 × t एंड +2 dt। बस इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, तो याद आएगा 1/t + 1 होल स्क्वायर एंड +1। तो वापस क्या बन गया है, tan इनवर्स की फॉर्म बन गई। तो 1/a इंटू tan इनवर्स ऑफ x by a एंड t इज tan x/2। तो ये 1/tan इनवर्स ऑफ tan x/2 +1 आंसर आ जाएगा। तो ये 2 सवाल पर्याप्त हैं इसमें, क्योंकि फॉर्मेट पता होता है इसमें, बस एक ही तरीका करना है, तो फटाफट आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म पर आते हैं हम। तो सॉल्व इंटीग्रल ऑफ 1/a + b sin² x। अब साइन में डिग्री 2 आ गई, मतलब है ना, साइन अकेला है लेकिन डिग्री 2 में है, और 1/a + b cos² x dx, और इंटीग्रल ऑफ 1/a sin² x + b cos² x इंटीग्रल ऑफ a sin x, a sin² x, b cos² x, c sin x cos x। ये इंटीग्रल ऑफ 1/, ये सारी एक ही फॉर्मेट है ना। साइन सिर्फ सिंगल साइन स्क्वायर है, सिर्फ कॉस स्क्वायर, हो सकता है दोनों हो सकता है उनके साथ कांस्टेंट हो लेकिन sin x × cos x होगा, या फिर ऐसा हो। ये और ये तो सेम है, देखो आप, ये सेम है ना, वो एक्सपेंड कर दो, वो आ जाएगा उसमें ना। वो a² को a मान लो, b² को b मान लो, और 2ab को c मान लो, तो वो तो एक जैसा है ना। मतलब या तो साइन कॉस डिग्री 2 में है, मतलब हमेशा। यहाँ सिर्फ साइन है लेकिन डिग्री 2 में है, कॉस है लेकिन डिग्री 2 में। यहाँ 2 टर्म है, दोनों में डिग्री 2 है, डिग्री 2, डिग्री 2, डिग्री 2, और यहाँ भी हर टर्म का डिग्री 2 है ना। तो ये स्टैंडर्ड यही है हमारे पास, है ना। टू सॉल्व दिस वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sec² x। वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sec² x एंड देन वी पुट tan x बराबर t। पहले हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को sec² x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सॉल्व दिस वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sec² x एंड देन वी पुट tan x बराबर t एंड देन वी पुट tan x बराबर t। अब इसमें ये जिसने हमारे पास ये डिग्री 2 में था, तो मैंने sec² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा। कभी लगे डिग्री 4 में है, डिग्री 4 में है सब, तो sec⁴ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। कभी लगे डिग्री 3 में है, तो sec³ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूंगा। पर ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिमाग में है कि भाई कई बार हम sec² से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अब वो sec² हो सकता है, sec⁴ हो सकता है, sec⁶ हो सकता है, या sec⁴ हो सकता है। या 2 था तो sec² का यूज किया, डिग्री 4 होगी तो sec⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 होगा तो sec³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। और sec आने के बाद फिर हम tan x को t पुट कर देंगे, एंड देन वी पुट tan x बराबर t। तो लिखो आप, इवेल्युएट द फॉलोइंग्स। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में से भी कई बार अगर एबनॉर्मल भी आ जाए ना, तो स्टैंडर्ड में जो तरीका सीखते हैं वो दिमाग में रहता है कि हाँ भाई यही भी तरीका होता है, ये लगा दो उसमें आप, तो वो दिमाग में रखते हैं अपने ना। इवेल्युएट sin x अपॉन sin 3x, ये सोल्व करना है ना, sin x अपॉन sin 3x। तो वही फॉर्मेट आ गई इसमें ना, आ गई ना। मतलब एग्जैक्टली वो नहीं दिया मैंने, बनाना पड़ा है इसमें हमने, तो sin x कट गया, और वो a + b sin² x का फॉर्म आ गया इसमें, a + b sin² x का फॉर्मेट आ गया इसमें।
ये ऐसा बन गया ना, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया बस। अब सेक स्क्वायर से मुझे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है और 10x को पुट करना है t, तो ये सेक स्क्वायर x आ गया। ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या बन गया, 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर को अंदर लेके आ गया ना मैं, मल्टीप्लाई कर दिया उसको। अब हमें तैयारी करनी है 10x बराबर टी पुट करना है, ये समझ में आ गया। मतलब 10x बराबर टी पुट कर देना है, पुट 10x बराबर टी। अब पूरे सवाल को टी में लाना है अपने को। तो ऊपर तो कितना हो गया, ऊपर dt हो गया। इसको लिखेंगे 3 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4 टी स्क्वायर, क्योंकि 10x बराबर टी पुट कर दिया हमने। तो लॉग की फॉर्मेट बन गई है ना ये। तो माइनस का टी स्क्वायर आ गया, तो माइनस साइन तो मैंने बाहर निकाल लिया, और ये टी स्क्वायर माइनस 3 हो गया ना टी टी। बस अब फॉर्मूला लगा दो उसमें, 1/2a और इंटू एल एन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, एंड टी इज 10x, 10x माइनस रूट 3 अपॉन 10x प्लस रूट 3। मतलब आसान होता है, फॉर्मेट दिमाग में हो तो सवाल नहीं भी करो रिवीजन के टाइम तो चलेगा। बस फॉर्मेट लिख दो भाई, ये फॉर्मेट होती है इसमें, इसमें ऐसा करते हैं, इसमें ऐसा होता है। बोलने से काम चल जाएगा, मतलब इनमें ना फॉर्मेट दिमाग में रहने से काम चल जाता है ना। लिखें एक और लिखें, नेक्स्ट इंटीग्रल ऑफ 3 sin x माइनस 4 cos x। तो ये भी वही फॉर्मेट है ना, इसमें साइन स्क्वायर भी है, इसमें कॉस स्क्वायर भी है, इसमें साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी है। डिग्री 2 चल रही है यहाँ भी, है ना, यहाँ भी हर टर्म के अंदर साइन कॉस का डिग्री 2 है, और मैंने लिखा है भी ऐसा फॉर्मेट आपको ना। हो गया। अब देखो इसमें ऐसा भी कर सकते हैं अपन, वो जो कॉस है उसको बाहर निकाल लो। तो अगर मैं यहाँ से कॉस बाहर लूंगा ना, तो बाहर कैसे आएगा वो, कॉस स्क्वायर हो, क्या है वो ऊपर चला जाएगा, और ये क्या बनेगा 3 10x माइनस 4। बस नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है। तो अपन ने फील कर लिया ये वही फॉर्मेट है जो आपने लिखा है ना। यहाँ में ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से मैंने कॉस एक्स बाहर लिया, तो बाहर कैसे आएगा, वो कॉस स्क्वायर होके बाहर आएगा, तो कॉस स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर तो क्या हो गया सेक स्क्वायर। अब जब यहाँ मैंने कॉस बाहर निकाला था, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 10x माइनस 4, तो 3 10x माइनस 4 होल पावर -2, और उसका डेरिवेटिव आगे क्या है सेक स्क्वायर एक्स। आगे ना समझ में, या फिर हम जो है उसको सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो ऊपर तो सेक स्क्वायर एक्स आ गया, सेक स्क्वायर एक्स को यहाँ लिख दिया मैंने। अब 3 sin x माइनस 4 cos x आ जाएगा। अब सेक स्क्वायर एक्स बनने के बाद हमारी जिम्मेदारी 10x बनाने की है। तो इसमें क्या करो, इसको अंदर ले जाओ आप। तो अंदर कैसे जाएगा ये, सेक एक्स होके जाएगा वैसे, और सेक एक्स होके जाएगा तो 3 sin x अपॉन 3 sin x इंटू सेक एक्स क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा वो। हो गया ना क्लियर। तो बस इसको ऐसे लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स, और ये आ जाएगा 3 10x माइनस 4 होल स्क्वायर। अब या तो 10x को पुट कर दो टी, या हम समझ में आ रहा है भाई इसको ऊपर ले जाते हैं अपन ना, तो एफ एक्स की पावर n इंटू एफ डेस एक्स बन जाएगा आगे जाके। पुट भी कर सकते हो, तो पुट करने के बाद लीनियर की पावर आ जाएगी अपने पास, लीनियर की पावर एक्स को पुट करेंगे तो 3t माइनस 4 का होल स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे ना, या वो एफ एक्स की पावर n इंटू एफ डेस एक्स। आगे समझ में, तो उससे भी निकाल सकते हैं अपन शायद। भैया तो पुट कर दो 10x बराबर टी, स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखा है भैया आपने। आप धोखा देते हो बार बार, कभी क्या बोलते हो कभी क्या बोलते हो आप। तो ये तो पुट कर दो, स्टेट फॉरवर्ड जो चल रहा है उसको फॉलो कर लो। तो उससे भी क्या आ जाएगा, आप पुट कर देते हैं 10x बराबर टी ना, या उसको फील कर सकते हैं अपने ना। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो डी टी आ जाएगा, और ये कितना बनेगा 3t माइनस 4 होल स्क्वायर। अब ये लीनियर की पावर हो गई, तो इसको ऊपर ले जाएंगे बस है ना। लेकिन टी से 3 से डिवाइड करना ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि टी का कोफिशिएंट 3 है यहाँ पर ना। तो ये कितना हो गया 3t
-4, होल पावर -2 थी, -1 अपॉन -1, ये तो इंटीग्रेट हो गया। एंड टी का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, प्लस सी, मतलब टी की जगह इसमें 10x रख देंगे अपने, टी बराबर 10x रख देंगे, ठीक है ना। टी बराबर 10x रख के निकाल लेंगे। एक और लिखे नेक्स्ट, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x। तो 3 4 सवाल करेंगे भी अपन, है ना। अब क्या ये भी वही फॉर्मेट है, बस उसमें क्या है, कॉस स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया बस ना। वही साइन स्क्वायर है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है हमारे पास, वही फॉर्मेट है बस। रिवीजन करते वक्त बस ये फॉर्मेट दिमाग में लाना है आपको, भाई हाँ ऐसे होता है, बस कर लूंगा अब मैं ना। जहाँ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक, ये कुछ फॉर्मेट तो दिमाग में रखने हैं अपने को। बाकी फिर सवाल तो इतने कर चुके होते हैं हम कि दिक्कत नहीं आती फिर। ये भी वही है, बस एकदम स्ट्राइक करने के बाद तो कोई दिक्कत है ही नहीं है ना। साइन स्क्वायर है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, और कॉस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 हो गया ना, बस वो सेक स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो और कैलकुलेट कर लो, वही फॉर्मेट है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया हमने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, सही है ना। और ये कितना बनेगा, 2 10x, मतलब 10x बराबर टी पुट कर दो, सेक स्क्वायर को अंदर लेके आ गए मतलब हम, तो 10 में कन्वर्ट हो गया मतलब, क्योंकि अल्टीमेटली 10 बनाना ही है अपने को ना। तो दिस इज डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t। अब या तो इसमें क्या करो आप, फैक्टर कर लो, फैक्टर, या फिर +1 - 1 कर दो, या तो फैक्टर करके भी कर सकते हैं, या फिर +1 - 1 करके भी कर सकते हैं ना। तो इससे लॉग की फॉर्म बन गई मतलब है। तो डी टी अपॉन टी+1 होल स्क्वायर, और 1 स्क्वायर बन गया है, बस इसमें लॉग की फॉर्मूला लगा दो, a² माइनस x² माइनस a², 1/2a इंटू ln ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, और t की जगह हम 10x रख देंगे इसमें, तो 10x अपॉन 10x+2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमें कैसे ट्राई करके लाना है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स प्लस साइन 2x, साइन एक्स प्लस साइन 2x, ये घर से ट्राई करके लाना है ना। अब ये वो फॉर्मेट नहीं है वाला, क्योंकि इसमें साइन स्क्वायर नहीं है ना, ये वो फॉर्मेट नहीं है ना, ये साइन एक्स प्लस साइन 2x लिखा हुआ है ना, ये ट्राई करके लाना है घर से ना। नेक्स्ट सवाल लिखें, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स होल पावर 4 dx। ये लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस साइन 2x है ना, साइन एक्स प्लस साइन 2x।
अब देखो इसमें ये तो फॉर्मेट देखें अपन, जो लिखा रखा है वैसा है क्या? वैसा ये देखो ये भी। तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करूंगा ना, हर टर्म के अंदर साइन कॉस की डिग्री का सम कितना आएगा? 2 आएगा। बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, तो अंडर रूट साइन एक्स की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स आ गया। फिर अंडर रूट साइन की पावर 3, तो वहां 3/2 आया। और कॉस के अंदर क्या आया? अंडर रूट आया, तो वो भी डिग्री 2 का हो गया, है ना? फिर वो अंडर रूट साइन की पावर 2 आएगी, तो वो साइन एक्स बन जाएगा। और वो कितना आ जाएगा? वो हमारे पास कॉस एक्स आ जाएगा। फिर हर टर्म के अंदर डिग्री 2 आ रही है मतलब इसमें, या है ना? तो हम क्या करें, सेक स्क्वायर से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ये ध्यान से देखो, अंडर रूट कॉस एक्स है उसको बाहर निकाल लो, अंडर रूट कॉस एक्स को। तो एक तो वो 10 बन गया। अब 10 बन गया तो ऊपर क्या चाहिए? सेक स्क्वायर। तो वो जो अंडर रूट कॉस बाहर निकाला है, तो अंडर रूट कॉस डिग्री 4 में से बाहर निकलेगा, तो कॉस ऊपर जाके सेक स्क्वायर बन जाएगा। आगे समझ में? तो या तो हमने खुद ने क्रिएट किया सेक स्क्वायर, या हमने कॉस को बाहर निकाल के सेक स्क्वायर क्रिएट कर लिया। भाई इसमें साइन और कॉस की हर टर्म के अंदर डिग्री का सम 2 आएगा। तो ये भी या तो हम सेक स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, या तो हम सेक स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें। ये सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये अगर अंदर जाएगा ना, तो कैसे जाएगा ये अंडर रूट सेक एक्स होकर अंदर जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि अंडर रूट सेक एक्स होल पावर 4 लिखा हुआ है, तो अंडर रूट सेक एक्स को अंदर ले जाओ आप। आ रहा है समझ में? तो अंडर रूट सेक एक्स जब अंदर जाएगा तो ये क्या बनेगा? अंडर रूट 10x, और वो 1 बन जाएगा ना। ये मैं बोल रहा था कि या तो हम cos x को बाहर निकाल लेते। समझ रहे हैं? तो ये हमने इसको अंदर ले गए हम, तो ये सेक स्क्वायर एक्स तैयार है हमारे पास। और ये कितना आ गया? इस स्क्वायर रूट ऑफ 10x और +1 होल टू द पावर 4 dx। ना पुट इस पूरे को क्या करें, 10x को टी स्क्वायर मान लो मेरे हिसाब से, तो ताकि हट जाएगा वो ना। या 10x को टी स्क्वायर मान सकते हैं अपन ना। 10x को टी स्क्वायर मान लेते हैं, तो 10x बराबर टी, ताकि वो अंडर हट जाएगा अंदर वाला। तो टी स्क्वायर आ गया, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स। मतलब वो रिक्वायरमेंट देख ली हमने ना, परिस्थिति देख ली। ठीक है, आपने लिखा है 10x बराबर टी पुट करना है ना? तो हमने परिस्थिति देखी हुई अंडर में था, तो टी स्क्वायर पुट कर दिया उसको, और सेक स्क्वायर एक्स। और dx बराबर कितना हो गया? 2t dt आ गया ना। तो ये कितना आ जाएगा? दिस इज 2t dt। और नीचे कितना आ गया? t+1 होल पावर 4। तो +1 - 1 कर दो बस आप, तो लीनियर की पावर बन जाएगी मतलब ऊपर है ना। और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये 2 तो बाहर निकाल लिया मैंने। एंड व्हाट वी गेट? t+1 -1 अपॉन एंड t+1 टू द पावर 4 एंड dt। तो इसको अलग अलग कर दो 2, और फिर कितना आएगा? इंटीग्रल ऑफ t+1 टू द पावर -3 dt एंड माइनस t+1 टू द पावर -4 t+1 एंड टू द पावर -4 dt। ये आ जाएगा बस। अब तो कर लेंगे ना, और t बराबर जो है पुट कर देंगे अंडर रूट 10x। बस पावर फॉर्मूला लगाना है बस अपने को ना। ठीक है ना? ऐसे इनको निकाल सकते हैं अपन। बस मैं सवाल नहीं कराऊंगा, एक फॉर्मेट लिखा दूंगा, और उसका एक सवाल दूंगा करने के लिए आप, है ना? सवाल नहीं करवाऊंगा, आपको दे दूंगा करने के लिए एक। नेक्स्ट फॉर्मेट पर आते हैं अपन अपना। इफ sin x plus cos x, if sin x plus cos x और sin x minus cos x, if sin x plus cos x और sin x minus cos x appear in न्यूमरेटर। अब इसमें मैंने sin x plus cos x लिखा है, तो हो सकता है कि वो cos x plus sin x हो। मैंने sin x minus cos x लिखा है, तो हो सकता है वो cos x minus sin x हो। तो if sin x plus cos x और sin x minus cos x appear in numerator and sin 2x in denominator and sin 2x in denominator, then to solve such forms we put integral of numerator is equal to t if sin x plus cos x or sin x minus cos x appear in numerator and sin 2x in denominator, then to solve such forms we put integral of
न्यूमरेटर इज इक्वल टू टी। अब न्यूमरेटर में चाहिए हो चाहे cos x प्लस साइन एक्स हो, चाहे साइन एक्स माइनस cos x हो, चाहे cos x माइनस साइन, जो भी न्यूमरेटर में है उसके इंटीग्रल को टी पुट कर देंगे अपन, और पूरे सवाल को टी में लेके आ जाएंगे, काम चल जाएगा ना। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, जब ये न्यूमरेटर में है और साइन टू एक्स डिनोमिनेटर में है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच अपने पास है, न्यूमरेटर के इंटीग्रल को टी पुट कर दो और पूरे सवाल को टी में लेके आ जाओ, हमारा काम चल जाएगा। फिर नेक्स्ट साइन से लिखेंगे अपन, है ना। बट इफ साइन टू एक्स अपियर इन न्यूमरेटर, बट इफ साइन, वो उल्टा लिख रहे हैं अपन। अब साइन टू एक्स को ऊपर ला रहे हैं और ऊपर वाले को नीचे ला रहे हैं। बट इफ साइन टू एक्स अपियर इन न्यूमरेटर एंड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपियर इन डिनोमिनेटर, अपियर इन डिनोमिनेटर, यानी साइन टू एक्स ऊपर आ गया और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स नीचे आ गया, देन वी हैव टू अप्लाई अवर ओन माइंड। मतलब हमें कोई अप्रोच नहीं होती उसमें, हमें खुद का दिमाग लगाना होगा। आप दूसरे का भी लगा सकते हैं चाहें तो, देन वी हैव टू अप्लाई अवर ओन माइंड। हमें खुद को सोचना पड़ेगा कि कैसे करना है। तो पहला वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें अप्रोच है अपने पास कि न्यूमरेटर के इंटीग्रल को टी मान लो, सवाल को टी में कन्वर्ट कर लो और कैलकुलेट। लेकिन जैसे उल्टा होगा तो थोड़ा बहुत हमें सोचना पड़ेगा ना। तो ये सवाल करके लाना है घर से आप, इवेलुएट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 9 प्लस 16 साइन टू एक्स। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, है ना। एक और दे देता हूं मैं करने के लिए, उसमें दिमाग लगाना है आपको ना, ताकि दिमाग घर से लगा के ला पाएंगे आप। और साइन एक्स इंटू, इसमें हमें सोचना होगा कि क्या करें। ऊपर साइन टू एक्स है, वो साइन टू एक्स ये देखो आप, है ना। वो तो बना दूंगा मैं साइन टू एक्स, उसको टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, यहाँ तो बना रखा है। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, इसके इंटीग्रल को टी मानते ही पूरा सवाल टी में आएगा, आंसर आ जाएगा फटाफट, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि साइन टू एक्स बना लूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा मेरे हिसाब से ना। तो ये कल मिलते हैं अपन। होमवर्क लिख लो आप जो करके लाना है आपको, होमवर्क में। इवन का थर्ड पार्ट नहीं करना है ना, बाकी सब करके लाना है। ये जेई में आया था सब्जेक्टिव एग्जाम में, 7 नंबर का सवाल, D6, हाँ 7 मार्क्स का। जब सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ करता था तब ये 7 मार्क्स का आया था ये, D6।
ये 15 पहले, ये वैसा ही है जैसा D1 का 15 सेम है, मतलब है ना, इसको करने की जरूरत नहीं। 15 D1 का, एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 के D1 का फिफ्थ पार्ट ही है ना, सेम सवाल है वो। थर्टीन है, 13। ये करके लाना है।